इसका क्या मतलब है? लूक्रस ने पूछा। किसी भी सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी दूसरा सिस्टम ही होता है। तो क्या उसके सिस्टम को दूसरे सिस्टम इस्तेमाल करने वालों को ढूंढने में उसकी मदद करनी चाहिए थी? मैं बस इतना ही कह सकती हूँ, मैरी ने सिर हिलाते हुए कहा। लूक्रस आज सीखी हुई हर बात पर सोचने लगा और उन चीजों के बारे में विचार करने लगा जो उसे भविष्य में करनी थी। एक बहुत जरूरी बात जिस पर ध्यान देना था वह ये थी कि अगर वह सराय के बाहर होता तो उसकी आत्मा में छिपे खजाने का एहसास किसी और को भी हो सकता था। हालांकि सिस्टम खुद को छिपा सकता था, जैसा कि उसने एक बार तब किया था जब लूक्रस का सामना लोरेटा के पिता से हुआ था, फिर भी लूक्रस को उसकी सुरक्षा में ज्यादा सक्रिय भूमिका निभानी थी। अगर वह और सिस्टम्स की तलाश में था तो यकीनन दूसरे लोग भी ऐसा ही कर रहे होंगे। वह इन बातों पर ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह भूला नहीं था कि कुछ मेहमान उसका इंतजार कर रहे थे। सराय के बारे में क्या ताज़ा खबर है? लूक्रस ने आखिरकार पूछा। क्या मुझसे कोई जरूरी बात छूट गई है? बहुत सी बातें, मैरी ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया। लेडी कॉस्मोस प्रतियोगिता अब अपने अंतिम चरण में है। अब सिर्फ 2 ही प्रतियोगी बचे हैं, लेकिन कुछ दिन पहले एक बेहद ताकतवर कल्टीवेटर वहां आया और उसने दावा किया कि उन दोनों में से एक उसकी गुलाम है और हमें उसे तुरंत उसके हवाले कर देना चाहिए। ड्रैगन ने किसी तरह उसे काबू में कर लिया और सुरक्षा टीम ने उसे सराय से बाहर निकाल दिया। लेकिन अब वह प्रतियोगी इतनी ज्यादा डर गई है कि वह आगे प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेना चाहती। उसे इस बात की बहुत चिंता है कि प्रतियोगिता खत्म होने के बाद जब वह अपने ग्रह पर वापस जाएगी तो कोई वहां पहुंचकर उसे फिर से गुलाम बना लेगा। लूक्रस ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। सच कहूं तो सराय के बाहर कोई क्या कर सकता है, इस बात का उसके पास कोई हल नहीं था। मुझे उसके बारे में कुछ बताओ, लूक्रस ने कहा। उसका नाम जिल है। वह निबिरू ग्रह की रहने वाली एक लोमड़ी है जिसने विकास की एक प्रक्रिया से गुजरकर इंसान का रूप धारण करने की शक्ति हासिल कर ली है। उसका दावा है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी निबिरू पर ही बिताई है और वह हमेशा से आजाद रही है। जिस व्यक्ति ने उसे अपनी गुलाम बताया था वह गलती नामक प्रजाति का था और बेहद ताकतवर था। यहां तक कि क्वीन भी उसका सामना नहीं कर पाया था। आखिरकार ड्रैगन की मदद से ही उस स्थिति को संभाला जा सका। तो फिर दिक्कत क्या है? अगर वह उसका मालिक नहीं है तो ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह उसे या उसके ग्रह को ढूंढ सके। मुझे लगता है कि सबको बहुत ध्यान से बताया गया था कि शो के दौरान अपनी निजी जानकारी किसी के साथ शेयर न करें। उसने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन निबिरू का कोई आदमी उसे पहचान गया और उसकी जानकारी फैला दी। हालांकि जो आदमी उसका पीछा कर रहा है वह शायद कभी उसका ग्रह न ढूंढ पाए, लेकिन वह वापस जाने से बहुत डर रही है। वह आदमी इतना ताकतवर था। वह डर के मारे पूरी तरह से पस्त हो गई है। भले ही वो गलती उसे न ढूंढ पाए, लेकिन उसे इस बात का बहुत डर है कि कोई और उसे ढूंढ लेगा। लूक्रस ने सिर हिलाया और कहा, मैं एक नया कमरा बनाऊंगा जिसका नाम हॉट टब रूम होगा। उसे वहां भेजो ताकि वह आराम कर सके और सबसे पहले अपने दिमाग का तनाव कम कर सके। उसके बाद उसे हैरी के पास भेजो और उससे कहो कि वह उसके दिमाग से उस फालतू डर को निकालने में उसकी मदद करे जिसने उसे जकड़ रखा है। इस बीच हम कोई हल सोच लेंगे। असल में मुझे उसकी डिटेल्स भेजो। अगर वह काबिल है और उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है तो हम उसे अपने स्टाफ में रख सकते हैं और फिर वो यहीं रह सकती है। इससे उसकी समस्या हल हो जाएगी। मैरी ने सिर हिलाया और कहा, चूंकि तुमने हैरी की बात छेड़ी है तो उससे जुड़ा एक और मामला भी है। वो मुझसे ये पता लगाने को कह रहा था कि अगर वह शादी करता है तो क्या उसकी पत्नी भी उसके साथ इस सराय में रह सकती है। लूक्रस इस सवाल को सुनकर सचमुच हैरान रह गया। हैरी 17 साल का था या शायद अब 18 का हो गया होगा। जो भी हो, वह अभी बहुत छोटा था। वह शादी करने के बारे में क्यों सोच रहा था? लूक्रस के पूछने का इंतजार किए बिना मैरी ने बताया कि कैसे हैरी और लेडी कॉस्मोस प्रतियोगिता की एक कंटेस्टेंट के बीच बहुत जल्दी ही रिश्ता बन गया था। हालांकि वो जीती तो नहीं, लेकिन वो टॉप 5 में जगह बनाने में कामयाब रही थी। जब उसके लिए प्रतियोगिता खत्म हो गई तो उसने और हैरी ने एक दूसरे के साथ बहुत सारा समय बिताया और बहुत जल्दी ही उनके बीच प्यार पनप गया। ये सब जितना अचानक लग रहा था उतना ही वे दोनों फौरन शादी करना चाहते थे, इसीलिए ये सवाल पूछा गया था। आखिरकार इस सराय के बिना वे दोनों अलग अलग ग्रहों पर रहते थे और एक साथ जिंदगी नहीं बिता सकते थे। लूक्रस को जाहिर है हैरी और हेली के बीच चल रही बातों के बारे में थोड़ा बहुत पता था, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो रहा था। फिर भी वह उनके लिए खुश था और जब उनकी शादी हो गई तो उसने उन्हें इनमें साथ रहने की इजाजत दे दी। आखिर हैरी के पास इनमें पहले से ही एक कमरा था। इसके बाद कुछ और छोटी मोटी दिक्कतें थीं, जिनमें बच्चों के लिए वह जगह भी शामिल थी जिसकी लूक्रस ने गुजारिश की थी। उस समय उसने इनमें एक बहुत बड़ी खाली जमीन तय की थी और उसे बच्चों की देखभाल या किसी उत्सव जैसी जगह में बदलना चाहता था जहां माता पिता या अभिभावक कुछ समय के लिए अपने बच्चों को छोड़ सकें। डिजाइन तैयार था और लूक्रस की मंजूरी मिलने के बाद उसने इसे बनाने के लिए 2 मिलियन एमपी खर्च किए। ये बहुत ज्यादा शानदार नहीं था क्योंकि यह बच्चों के लिए बनाया गया था। यह ज्यादातर रंग बिरंगा था और इसमें बच्चों के खेलने के लिए कई ऐसी जगहें थीं जो उनके लिए सुरक्षित और मजेदार थीं। जब लूक्रस इनके हालात के बारे में रिपोर्ट ले रहा था तभी इनमें बच्चों के लिए बनाई गई जगह के पास 2 बच्चे लॉन में मोरों की सवारी कर रहे थे।
मोर, जो लगभग 1 साल से सराय में रह रहे थे, कछुए ने उन्हें अपने आप पाला पोसा था और वे इतने ताकतवर हो गए थे कि 2 बच्चों की तो बात ही छोड़िए, बड़े आदमियों का भी वजन उठा सकते थे। प्रिंसेस लैला, आगे नया इलाका है, लड़के ने पॉकेट टेलीस्कोप से नई बनावट को देखते हुए कहा, जो नंगी आंखों से साफ दिख रही थी। तो ठीक है, डिप्टी कमांडर कैप्टन जिमी, पूरी रफ्तार से आगे बढ़ो। मोर योद्धाओं, हम ये सारी जमीनें जीत लेंगे। जैसे उसकी बात का जवाब देने के लिए मोर पर सवार कुछ और बच्चे क्षितिज पर दिखाई दिए। खेल के मैदान के लिए लड़ाई करीब थी, लेकिन क्या मिडनाइट इन का स्टाफ उस बेरहम हमले का सामना कर पाएगा जो उनका इंतजार कर रहा था? मिडनाइट इन डे केयर सर्विस, जो पूरे 3 मिनट 21 सेकंड तक चली थी, पर पीकॉक वॉरियर्स ने हमला बोल दिया। अपने तेज तर्रार घोड़ों पर सवार होकर वे बच्चों की सुरक्षा के लिए बनी गद्देदार दीवारों को फांदकर सीधे बच्चों के इलाके में कूद पड़े। कुछ लोग झाड़ियों से बनी भूल भुलैया में जा गिरे, जो पके हुए स्वादिष्ट फलों से भरी थी, ऐसे फल जिन्हें तोड़कर तुरंत खाया जा सकता था। कुछ और लोग, जो दीवारें फांद कर आए थे, बॉल पूल में जा गिरे, या यूं कहें कि रंग बिरंगी प्लास्टिक की गेंदों के समुद्र में। कुछ और लोग ऐसे घरों में जा गिरे जो पूरी तरह से ट्रैम्पोलिन जैसी सतहों से बने थे, जबकि कुछ लोग उस जंगल जिम पर जा गिरे जो एक विशाल पूल के ऊपर बना हुआ था। जंगल के बीचों बीच स्वादिष्ट कैंडीज खजाने की तरह छिपाकर रखी गई थी, ताकि हर कोई उन्हें देख सके। लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता बेहद खतरनाक था। राजकुमारी लैला, दुश्मन ने जगह जगह जाल बिछा रखे हैं, जिमी ने कहा। उसकी आंखें जेली की उस सबसे ज्यादा हिलने डुलने वाली प्लेट पर टिकी हुई थीं, जो एक शीशे वाली भूल भुलैया के बीचों बीच छिपी हुई थी। पीकॉक वॉरियर्स किसी से नहीं डरते, उसने बड़े ही बहादुरी भरे अंदाज में जवाब दिया। आगे बढ़ो, ये दुनिया हमारी ताकत देखेगी। लेकिन उनका यह मार्च शुरू हो पाता उससे पहले ही बनी नेशन के खरगोश एक एक करके वहां आ पहुंचे। वे सब के सब हैरान परेशान लग रहे थे। उन्हें इस डे केयर में बच्चों की देखभाल के लिए रखा गया था, लेकिन जब कोई भी माता पिता अपने बच्चों को यहाँ छोड़ने आए ही नहीं थे, तो फिर ये सारे छोटे छोटे बच्चे अचानक कहाँ से टपक पड़े थे? बदकिस्मती से उनके इस सवाल का जवाब देने वाला वहां कोई भी नहीं था। इन खरगोशों को बच्चों को संभालने की ज्यादा कोई ट्रेनिंग नहीं मिली थी, इसलिए वे बच्चों को शांत कराने की कोशिश में इधर उधर उछल कूद करने लगे। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा करके वे खुद ही पीकॉक वॉरियर्स के लिए आसान शिकार बन गए, और इस तरह पीकॉक और बनी के बीच पहली बड़ी झड़प की शुरुआत हो गई। लूक्रस, जो अपने कर्मचारियों की इस मुसीबत से पूरी तरह बेखबर था, उसने मैरी को वहां से जाने का इशारा किया और आखिरकार वापस सराय के मुख्य हॉल में लौट आया। सिस्टम पर दोबारा अपना नियंत्रण पा लेने के बाद और साथ ही कई बेहतरीन अपग्रेड्स और फायदे हासिल कर लेने के बाद जब लूक्रस नोएल परिवार के पास वापस लौटा तो उसका मूड काफी बेहतर लग रहा था। टैवन बार पर बैठा वो आदमी अभी भी रो रहा था। उसने अपने सिर को एक तौलिए से ढक रखा था, वही तौलिया जो रिक ने उसे दिया था। बटरम और दूसरा आदमी भी बार पर ही बैठे हुए थे। वे बड़े ही आराम से अपनी गर्म ड्रिंक्स के घूंट भर रहे थे और लूक्रस के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। हालांकि उस पूरे शहर को उनकी मदद और देखरेख की जरूरत थी, लेकिन अब वहां कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति नहीं थी, इसलिए वे सब आराम से अपना समय ले सकते थे। आखिरकार सारे राक्षस मर चुके थे और जो लोग जमीन के नीचे फंसे हुए थे वे सिर्फ फंसे हुए थे, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। शायद भले ही उन्हें नुकसान पहुंचा भी हो, लेकिन सिर्फ उस टैवन के पीछे का सच ही नहीं, बल्कि शायद उस रहस्यमयी आभा के पीछे का सच भी जानना ज्यादा जरूरी था। आखिर ये बहुत बड़ा इत्तेफाक होता कि जगह के हमलों से बचने में सक्षम एक सराय ठीक उसी समय सामने आए जब इस इलाके में एक अनजान शक्तिशाली सत्ता भी मौजूद हो, जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। भले ही वो उनके प्रति शत्रुतापूर्ण न हो, फिर भी वे उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। आखिर यह उनका इलाका था और उनके पास छिपाने के लिए बहुत सारे राज थे। भले ही अभी उनके बीच कोई टकराव न हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि भविष्य में अगर उनके राज खुल गए तो कोई टकराव नहीं होगा। कृपया मेरे पिछले बर्ताव के लिए मुझे माफ करें, एक जरूरी मामला था जिस पर मुझे ध्यान देना था, लूक्रस ने बटरम के पास जाते हुए कहा। हाल ही में यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसे देखते हुए ये पूरी तरह से समझ में आता है कि इधर उधर कुछ छोटी मोटी समस्याओं को सुलझाने की जरूरत पड़ सकती है, बटरम ने जवाब दिया। मुझे आपका परिचय करवाने दीजिए, ये मेरे पिता हैं, जोसेफ नोएल, इस इलाके के स्वामी। आपसे मिलकर सम्मान महसूस हुआ, लूक्रस ने विनम्रता से कहा। हालांकि उसने ऐसे किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के सामने झुककर अभिवादन करने के बजाय बस हल्का सा सिर झुकाया। अब उसके लिए साधारण होने का दिखावा करना बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए अब ज्यादा विनम्रता दिखाने का कोई मतलब नहीं था। आपकी टैवन में सेवाएं आश्चर्यजनक रूप से बहुत अच्छी हैं, जोसेफ ने कहा और अपना मग थोड़ा ऊपर उठाया। मुझे हैरानी है कि आपने किसी बड़े शहर के बजाय इतने छोटे से कस्बे में अपनी टैवन खोली है। छोटे कस्बों का अपना ही एक देहाती आकर्षण होता है, लूक्रस ने जवाब दिया। इसके अलावा मेरा मन बहुत ज्यादा भाग दौड़ और शोर शराबे में रहने का नहीं था। एक साधारण कस्बे में एक साधारण सी बार ही मेरे लिए काफी है। एक साधारण सी बार, जोसेफ ने मजाकिया लहजे में बात दोहराई। जी हाँ, एक साधारण से कस्बे में, लूक्रस ने उस आदमी की आंखों में देखते हुए जवाब दिया।
वैसे मेरे पास आपके लिए कुछ है। अपनी जेब से लूक्रस ने कागजों का एक पुलिंदा निकाला और उस आदमी को सौंप दिया। मैं कोई बदतमीजी नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा मानना है कि इस इलाके के मालिक होने के नाते इस दौरान सभी बचे हुए लोगों के रहने और खाने का खर्च आप ही उठाएंगे। उन कागजों में उन सभी सेवाओं का पूरा हिसाब किताब था जो उसने इस दौरान उन सभी लोगों को दी थी जो टैवन में ठसाठस भरे हुए थे। शुरू में इंसानियत के नाते लूक्रस ने उनसे पैसे न लेने का फैसला किया था, क्योंकि यह एक आपातकालीन स्थिति थी। लेकिन अब जब इलाके का मालिक खुद यहाँ मौजूद था, तो उसके लिए ये खर्च खुद उठाते रहने का कोई मतलब नहीं बनता था। आखिर वो कोई चैरिटी नहीं बल्कि एक कारोबार चला रहा था। बिल लेते समय जोसेफ के लिए अपने चेहरे के हाव भाव को सामान्य बनाए रखना मुश्किल हो रहा था। उसने बिल को बिना देखे ही अपने बेटे के हाथ में थमा दिया। बेशक हम इसका ध्यान रखेंगे, जोसेफ ने जवाब दिया। वैसे आपातकाल के दौरान बचे हुए लोगों की देखभाल की बात करें तो ये काफी प्रभावशाली है कि आपका टैवन जगह के विनाश से बच पाया। अब समय आ गया था। लूक्रस को किसी न किसी तरह का जवाब देना ही था, चाहे वह कितना भी अस्पष्ट क्यों न हो। मुझे लगता है मैं बहुत भाग्यशाली था, लूक्रस ने कहा। यह मेरे एक दोस्त द्वारा छोड़ी गई एक सुरक्षात्मक फॉर्मेशन की वजह से था जिसे मेरे स्वास्थ्य की बहुत चिंता थी। भगवान ऐसे दोस्तों को आशीर्वाद दें, जोसेफ ने जवाब दिया, हालांकि यह पता नहीं था कि उसे इस कहानी पर विश्वास था या नहीं। क्या आपका दोस्त अभी भी यही है? उसकी जैसी कुशलता को देखते हुए मैं भी उसे एक दो संरचनाएं बनवाने के लिए पैसे देने में संकोच नहीं करूंगा। आखिरकार इस इलाके में हर मोड़ पर खतरा छिपा रहता है। यहाँ तक कि जगह, समुद्र का राजा भी पास में मौजूद किसी अन्य शक्तिशाली प्राणी के ऑरा से डरकर भाग गया था। मैं भी उससे चौंक गया था। फिर भी मैंने देखा कि आपके टैवन से बचकर निकले किसी भी व्यक्ति ने उस ऑरा को महसूस नहीं किया। ऐसी सुरक्षा सचमुच ही असाधारण है। मेरा दोस्त तो काफी पहले ही चला गया, फिर भी उसकी कुशलता की तारीफ करने के लिए मैं उसकी ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। मुझे ठीक से नहीं पता कि आप किस ऑरा की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने भी उसे महसूस नहीं किया, लेकिन शायद आपको जमीन के नीचे जांच करनी चाहिए। हाल ही में जमीन के नीचे से कई अजीब तरह की आभाएं आती हुई महसूस हुई हैं। कहे गए सभी शब्द विनम्र थे, लेकिन लॉर्ड द्वारा की जा रही सूक्ष्म जांच पड़ताल और टोह लेने की कोशिशों को लूक्रस ने बड़ी कुशलता से टाल दिया। और अगर सवाल पूछने ही हैं, तो कुछ सवाल वो खुद भी पूछ सकता है कि आखिर शहर के नीचे चल क्या रहा है। आखिरकार उसकी पीठ पर बना कमल का निशान भी उस आभा की ओर आकर्षित हुआ था जो पहले प्रकट हुई थी। जमीन के नीचे जो कुछ भी छिपा था वह सचमुच ही अकल्पनीय रूप से कीमती था। शायद, बस शायद, इस शहर को यहाँ बसाने का असली मकसद ही यह रहा हो कि एक सुरक्षात्मक फॉर्मेशन की आड़ में एक कहीं ज्यादा विस्तृत और जटिल संरचना तैयार की जाए, जिसका असली उद्देश्य जमीन के नीचे छिपे उन खजानों को सुरक्षित रखना हो। कुछ पल की खामोशी छाई रही, जिसके बाद जोसेफ लूक्रस को जवाब देने ही वाला था कि उनके बगल में बैठा रोता हुआ आदमी तेजी से उठ खड़ा हुआ। उसने अपने सिर से तौलिया हटाया और लाल लकीरों से भरी आंखों से लूक्रस की ओर देखा। मुझे और चाहिए, उसने भारी आवाज में कहा। उसे बहुत समय हो गया था जब वह इतनी जबरदस्त तरह से नशे में डूबा हो जैसा उसने अभी अभी महसूस किया था। बदकिस्मती से उस ड्रिंक का असर, जो कि बहुत शानदार था, ज्यादा देर तक नहीं रहा। अपने कल्टीवेशन लेवल की वजह से वो मुश्किल से 1 घंटे तक ही नशे में रह पाता था। एक नशेड़ी होने के नाते वो स्वाभाविक रूप से इसे दोबारा पीने के लिए बेताब था। फिर भी लूक्रस अपना नया मिशन नहीं भूला था। उसे उस आदमी की शराब की लत छुड़ाने में मदद करनी थी, और यह काम उसे 3 दिनों के अंदर करना था। यह आसान नहीं होगा, लेकिन लूक्रस जरूर कोशिश करेगा। असल में इस समस्या से निपटने के लिए उसके दिमाग में पहले से ही 2 प्लान थे। पहला एक पेचीदा प्लान था जो पूरी तरह से उस आदमी के सहयोग करने की इच्छा पर निर्भर था। दूसरा प्लान था उसे शराब के नशेड़ी से ड्रग्स का आदी बना देना। यह कोई बहुत नैतिक समाधान नहीं था, लेकिन सिर्फ 3 दिन होने की वजह से उसे थोड़ा हटकर सोचना पड़ा। माफ करना, लेकिन मेरे पास इस ड्रिंक का सिर्फ एक और हिस्सा बचा है, और अब इसकी कीमत बदल गई है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कीमत चाहे जो भी हो मैं चुका सकता हूँ। ये पैसे की बात नहीं है, लूक्रस ने कहा, और साथ ही उसने उस 500,000 मेगापिक्सल्स को अलविदा कह दिया जो इसे बेचकर उसे मिलने वाले थे। तुम्हें मेरे लिए कुछ काम करने होंगे। चलो इसकी शुरुआत इससे करते हैं। लूक्रस ने एक हल्की सी सीटी बजाई, जिससे फेनर अपनी पूंछ हिलाता हुआ किचन से बाहर आ गया। इसे शहर से बाहर ले जाओ और थोड़ी देर के लिए मॉन्स्टर्स का शिकार करने में इसकी मदद करो। इसे पहले कभी ऐसा मौका नहीं मिला, इसलिए अभ्यास करने का ये सबसे अच्छा समय है। हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि इसे कोई चोट न लगे। सच कहूं तो चूंकि फेनर का असली काम तो सराय की रखवाली करना था, इसलिए अब समय आ गया था कि वह शिकार करने का थोड़ा बहुत अभ्यास करना शुरू कर दे। बर्ट्रम, जोसेफ और वह शराबी तीनों ने ही फेनर को बड़े कौतूहल से देखा। हालांकि उन्हें यहाँ आए अभी बहुत ही कम समय बीता था। बर्ट्रम और जोसेफ को तो कम से कम इस दौरान हुई हर घटना की पूरी जानकारी मिल चुकी थी, और उन्होंने विशेष रूप से उस टैवन से जुड़ी हर बात पर पूरा ध्यान दिया था। वहां किसी पालतू कुत्ते का जिक्र तक नहीं हुआ था, और यह इमारत इतनी तंग थी कि इसमें ऐसे किसी जानवर को छिपाकर रखना नामुमकिन था।
आखिरकार भले ही जानवर खुद कहीं छिपा भी होता, पर उसकी कोई भी आवाज वहां मौजूद मेहमानों को जरूर सुनाई दे जाती। इसके विपरीत उस शराबी ने फेनरर को ऐसे देखा जैसे कोई प्यासा मुसाफिर रेगिस्तान में भटकते हुए अचानक अपने सामने पानी का एक गिलास पा ले। सहज प्रवृत्ति के चलते और यह सोचे बिना कि ऐसा करना शायद अनुचित हो, उन तीनों अमर प्राणियों ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से उस कुत्ते को पूरी तरह से स्कैन किया। ये सब बस पलक झपकते ही हुआ और अगले ही पल उन्हें एहसास हुआ कि लूक्रस को उनका ये रवैया शायद बुरा लग सकता है। फिर भी वो एक पल ही उनके लिए काफी था। उन्हें उस कुत्ते के बारे में जबरदस्त जानकारी मिल चुकी थी। सबसे पहली बात तो ये कि उन तीनों अमर प्राणियों के भारी दबाव के बावजूद फेनरर जरा भी नहीं घबराया। वो अपनी पूंछ हिलाता हुआ बेफिक्र होकर लूक्रस की ओर बढ़ता रहा। वो एक बिल्कुल ही नई दुनिया में आ पहुंचा था, जहां नई नई ऊर्जाएं थीं, नई नई महक थी, और सबसे अच्छी बात यह कि वहां उसे नहलाने वाला कोई डरावना कछुआ भी नहीं था। वो बेहद खुश था। लूक्रस के पास वापस लौट आने से भी उसका मिजाज और भी ज्यादा खुशनुमा हो गया था। उनकी ऑरा के सामने उसकी अद्भुत सहनशक्ति ही उन्हें चौंकाने के लिए काफी थी। लेकिन जब उन्होंने उसे स्कैन किया तो जो सच सामने आया वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। महज एक साधारण स्कैन से फेनरर के वंश से जुड़े सारे राज तो नहीं खुल सकते थे, पर इतना जरूर पता चल गया था कि फेनरर किसी बेहद ही असाधारण और ऊंचे कुल का प्राणी है। ये बात इतनी साफ हो गई थी कि जोसेफ और बर्ट्रम के बीच एक मौन सहमति बन गई। उन्हें यकीन हो गया कि इससे पहले जिस जानवर की जबरदस्त ऑरा महसूस हुई थी, उसका इस कुत्ते से जरूर कोई न कोई रिश्ता है। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि लूक्रस खुद भी कोई बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति है, जो किसी वजह से अपनी असली पहचान छिपाकर रह रहा है, और इस सराय के भीतर उससे भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली कोई और प्राणी भी छिपा हुआ है। उन्होंने लूक्रस पर इल्जाम लगाने या उसे कोसने जैसी कोई बचकानी या नासमझी भरी हरकत नहीं की। भले ही लूक्रस के पास इतनी जबरदस्त ताकत थी, पर उन्होंने इस बात के लिए उसे नहीं कोसा कि वह अपने सराय में ही क्यों दुबका रहा और शहर वालों की मदद के लिए आगे क्यों नहीं आया। शक्तिशाली लोगों को अपने हर काम के लिए किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं होती, और वैसे भी शहर की रक्षा करना उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। असल में उसने जितने लोगों को बचाया था, और यहाँ तक कि जोसेफ से अपनी सेवा के बदले सिर्फ थोड़े से पैसे जैसी मामूली चीज ही ली थी, ये सब लूक्रस की जबरदस्त दरियादिली की निशानी थी। ये सारे विचार उस अमर व्यक्ति के दिमाग में फेनरर के आने के पहले ही सेकंड में कौंध गए, और हालांकि लूक्रस ने कुछ नोटिस किया, उसने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। बेशक अगर तुम सारा खतरा हटा दोगे तो इसे सही ट्रेनिंग नहीं माना जाएगा, लूक्रस ने आगे कहा। उसे खुद ही लड़ने दो, लेकिन अगर हालात बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएं, तो तुम उसकी मदद कर सकते हो। थोड़ी बहुत खरोंचे लगना भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, समझ गया, उस शराबी ने कहा और काम मान लिया। लूक्रस को इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि वह अपना काम ठीक से नहीं करेगा और फेनरर को चोट लगने देगा। सबसे पहले लूक्रस ने देखा था कि उसने जगह से कैसे लड़ाई की थी। नशे में होने के बावजूद वो आदमी सचमुच एक जबरदस्त ताकतवर इंसान था। दूसरी बात, फेनरर के साथ अपने जुड़ाव की वजह से उसे हमेशा पता चल जाता अगर फेनरर को चोट लगती, और किसी भी आपात स्थिति में वह उसे तुरंत अपने पास वापस बुला सकता था। फिर भी एहतियात के तौर पर लूक्रस ने उस शराबी आदमी को स्कैन किया। नाम एगिस कॉर्नेलियस, उम्र 88, लिंग पुरुष, साधना का विवरण पृथ्वी, अमर प्रजाति इंसान, हालत नशे में, टिप्पणी एक ऐसा बच्चा जो कभी बड़ा नहीं हुआ। लूक्रस ने हैरानी से अपनी भौहें ऊपर उठाईं। वह क्वेनहिल के साथ इतना पेश आ चुका था कि अब उसे शाही परिवार के किसी सदस्य के बारे में सोचकर डर नहीं लगता था। लेकिन एक अमर व्यक्ति जो शाही परिवार से भी था और अपने हाथ में प्लास्टिक का कांटा लिए खास तौर पर उसे ढूंढते हुए आया था, इसके लिए थोड़ी ज्यादा सावधानी की जरूरत थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। न सिर्फ लूक्रस के पास खुद को बचाने के तरीके थे, बल्कि एगिस तो अपना काम ही भूल गया था। ये टिप्पणी, और साथ ही जब उसने शराब पी थी तब उसकी जो प्रतिक्रिया थी, उससे लूक्रस को कुछ आइडिया मिले कि उसकी शराब की लत छुड़ाने में उसकी मदद कैसे की जाए। जैसे ही लूक्रस ने फेनरर को बताया कि एगिस उसे शिकार पर ले जाएगा, वह बहुत ज्यादा उत्साहित हो गया और खुशी के मारे उछलने कूदने लगा। एगिस ने भी जरा भी देर नहीं की और फौरन फेनरर को अपने साथ लेकर शहर की सीमा से बाहर निकल गया। अंधेरे से कुत्ते को कोई डर नहीं लगा, और जो अलग अलग तरह के राक्षस अचानक उनकी तरफ मुड़े, वे उसे बस खिलौनों जैसे ही लगे। फेनरर ने जिज्ञासा से अपना सिर घुमाकर उनकी तरफ देखा। क्या उसे इन चीजों का शिकार करना था? हालांकि उसे उनसे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। जो भी हो, वह इसे एक खेल की तरह लेगा। उसने अपने दांत दिखाए और पास आती हुई भीड़ में छलांग लगा दी। फेनरर की अपनी ताकत के मुकाबले वे भले ही कमजोर थे, लेकिन उन पिल्लों में लड़ाई का अनुभव बिल्कुल न होने की बात तुरंत सामने आने लगी। फिर भी फेनरर ने हार नहीं मानी, क्योंकि अलग अलग हमलों से हो रहे दर्द ने उसकी एक ऐसी याद को जगा दिया जिसे उसने दबा रखा था। उसे वो दर्द याद आया जो उसे पैदा होने से भी पहले से महसूस हो रहा था। उसे याद आया कि कैसे उसका शरीर बार बार फाड़ा और सिला गया था। वह बिल्कुल बेबस था और कुछ समझ भी नहीं पा रहा था। सबसे ज्यादा उसे एक दूसरे पिल्ले की धुंधली सी याद आए, शायद किसी भाई बहन की,
धीरे धीरे वह गुस्सा जो उसकी हड्डियों में गहराई तक दबा हुआ था, लेकिन एक सादी और आसान जिंदगी की वजह से ठंडा पड़ गया था, फिर से सुलगने लगा। धीरे धीरे उसकी क्रूरता लौटने लगी। धीरे धीरे फेनर उस रास्ते पर कदम बढ़ाने लगा जो उसके लिए तय था। वापस सराय में लूक्रस जोसेफ की तरफ मुड़ा। इससे पहले कि कोई उन्हें टोकता, वे चुपचाप और गुपचुप तरीके से एक दूसरे को परख रहे थे। लेकिन अब, इससे पहले कि वे फिर से उसी स्थिति में लौट पाते, लूक्रस ने हालात पर काबू पाया और बातचीत का रुख मोड़ दिया। मुझे यकीन है कि जो कुछ भी हुआ है, उसे देखते हुए इस समय आपके कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी खाली समय मिले, तो कुछ ऐसे काम हैं जिनमें मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ सकती है। बेशक, मैं आपकी मदद मुफ्त में नहीं लूंगा और देखूंगा कि मैं आपका एहसान कैसे चुका सकता हूं। शायद मैं अपने दोस्त से भी कुछ मामलों में मदद करने के लिए कह सकता हूं, हालांकि वो सीधे तौर पर मदद करने के बजाय ज्यादा से ज्यादा कुछ कीमती चीजें दिलाने में ही मदद करेगा। बर्ट्रम और जोसेफ दोनों ही लूक्रस की तरफ मुड़े, ये जानने के लिए उत्सुक कि वह क्या कहना चाहता है। ट्वाटी, जो तब से अकेला ही शराब पी रहा था, बार में ही सो गया था और हल्के हल्के खर्राटे ले रहा था। हालांकि लूक्रस को अभी भी यह नहीं पता था कि उनके परिवार के साथ असल में क्या हुआ था, लेकिन उसने यही अंदाजा लगाया कि इतनी जरूरी बातचीत में उसकी मौजूदगी की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार उसकी शख्सियत काम करने के बजाय मौज मस्ती करने वाली ज्यादा लगती थी। मुझे ऊर्जा की जरूरत है, बहुत ज्यादा ऊर्जा की। स्पिरिट स्टोन जैसी चीजों से मेरा काम नहीं चलेगा। मैंने पहले भी कुछ क्रिस्टल देखे हैं, बिल्कुल साफ सुथरे क्रिस्टल, जिनमें बेहद शुद्ध और सघन ऊर्जा भरी होती है। क्रिस्टल रेस के लोग अपनी साधना के लिए इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप वे क्रिस्टल मुझे दिलवा सकें, तो मैं भी आपकी जरूरतों को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम्हें कितने क्रिस्टल चाहिए? बर्ट्रम ने पूछा। उसकी आवाज में कोई उतार चढ़ाव नहीं था, वह अपने मन की बात जाहिर नहीं होने दे रहा था। ज्यादा नहीं, लगभग 100 क्रिस्टल काफी रहेंगे। 100। बर्ट्रम और जोसेफ दोनों ही यह सुनकर चौंक गए। लूक्रस को इस बात का पता नहीं था कि असल में उनके पास एक खदान थी जहां से वे ऐसे क्रिस्टल निकालते थे, लेकिन फिर भी उनमें से 100 क्रिस्टल बनाना एक बहुत बड़ा काम था। 100 क्रिस्टल तो नामुमकिन है, लेकिन मैं देखता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। सवाल यह है कि आप इनके लिए पैसे कैसे देंगे। आपको मेरी जैसी कोई फॉर्मेशन देना तो नामुमकिन है, लूक्रस ने साफ साफ कह दिया। लेकिन मैं आपके लिए दूसरी कीमती चीजें ला सकता हूं। मुझे पक्का नहीं पता कि क्या मिल पाएगा, लेकिन आप उन चीजों की एक लिस्ट दे सकते हैं जिनकी आपको जरूरत है, और मैं देखूंगा कि मैं क्या क्या ला सकता हूं। पिता और बेटे ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना किसी शक के उन्होंने मन ही मन आपस में बातचीत की और अपने सौदे की बारीकियों पर चर्चा की। सच तो ये था कि लूक्रस को असल में एनर्जी की जरूरत नहीं थी। क्रिस्टल मांगना तो बस पहला कदम था, ताकि वे लूक्रस के साथ लेन देन करने में ज्यादा सहज महसूस करने लगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिन दुर्लभ चीजों को लाने की बात उसने कही थी, वे गिल्ड रूम में आने वाली अलग अलग रिक्वेस्ट से मिल जाती। चूंकि वो दुर्लभ चीजें मांग सकता था, इसलिए वो बीच के बिचौलिए को हटाकर सीधे सीधे कंसंट्रेटेड एनर्जी स्टोर मांग सकता था। असल में उसने गिल्ड रूम में एनर्जी स्टोर, बैटरी या ऐसी ही किसी भी चीज के लिए पहले ही कई रिक्वेस्ट डाल रखी थी। अब जब उसके पास इंटररियल ब्रॉडकास्ट की सुविधा थी, तो वह इन से चीजें मंगवा सकता था, और इस तरह उसकी एनर्जी की समस्या लगभग पूरी तरह से हल हो चुकी थी। अब तो बस समय की बात थी। अब लूक्रस असल में उन रहस्यों की तलाश में था जिनके बारे में सिर्फ यहाँ के ताकतवर मूल निवासियों को ही पता होता। वह क्रेवन के इतिहास के बारे में जानना चाहता था। हालांकि क्रिस्टल लोक के जिस बुजुर्ग से वह मिला था, उसने इस बात का इशारा दिया था कि वह उससे इस बारे में पता लगा सकता है। लेकिन लूक्रस अपने सारे दांव सिर्फ एक ही जगह पर नहीं लगाना चाहता था। एक बार जब नोएल परिवार उस पर थोड़ा बहुत भरोसा करने लगेगा, तो वह अपनी जांच पड़ताल शुरू कर सकता था। मुझे बचाओ, एक खरगोश जोर से चिल्लाया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इस समय हर खरगोश को अपनी जान खुद ही बचानी थी। डिप्टी कमांडर कैप्टन जिमी को उस खरगोश पर काबू रखने में मुश्किल हो रही थी जिस पर वह सवार हो गया था, लेकिन आखिर वह कोई साधारण इंसान नहीं था। उसने राजकुमारी लैला के साथ मिलकर पीकॉक वॉरियर्स की टीम बनाई थी और कई जानवरों को हराया था। सिर्फ वह हमेशा हाथ न आने वाली उड़ने वाली वेल ही उससे बची रही थी, यहाँ तक कि सराय का मिनी बॉस, वह विशाल कछुआ भी उसका सवारी बनने से बच नहीं पाया था। हालांकि सच कहूं तो उस कछुए ने शुरू में विरोध करने की कोशिश भी नहीं की थी। फिर भी जिमी एक जिद्दी बच्चा था। उसने अपनी जांघों से कसकर पकड़ बनाते हुए खुद को उस बड़े खरगोश की पीठ से चिपका लिया था और उसके कानों को लगाम की तरह पकड़े हुए था। खरगोश जितना चाहे उछल कूद कर सकता था, लेकिन जिमी उसे कभी नहीं छोड़ने वाला था, या कम से कम उसे तो यही लगता था। जिमी, अब चलने का समय हो गया है, उसकी मां ने आवाज दी, जो बच्चों के जोन की उस अफरा तफरी के बीच से बड़े आराम से गुजर रही थी। इस जोन को अब अनौपचारिक तौर पर नो मैंस लैंड कहा जाने लगा था। जब इनके सभी बच्चे, चाहे वे इंसान हो, जानवर हो या कोई और, एक ही जगह इकट्ठा होते थे, तो वहां अफरा तफरी मचना लाजमी था। दरअसल अपने साथियों की हरकतों से प्रेरित होकर नो मैंस लैंड में कुछ गिरोह पहले ही बन चुके थे, जो पीकॉक वॉरियर्स से मुकाबला करने के लिए तैयार थे।
इसके अलावा जो भी उस चाइल्ड केयर एरिया का इंतजाम देख रहा था वह बहुत ही तेज दिमाग वाला था। गिरोहों को तितर बितर करने के बजाय उसने गिरोहों के बीच मुकाबले की भावना जगाने के लिए छोटे छोटे दोस्ताना खेल आयोजित किए। इन खेलों में लुका छिपी, पकड़म पकड़ाई, पहेलियां सुलझाना, खाना बनाना, क्राफ्टिंग और भी बहुत कुछ शामिल था। हर मुकाबला जीतने वाली टीम को कुछ पॉइंट्स मिलते थे और हर हफ्ते के आखिर में जीतने वाली टीम का नाम एक सम्मान पट्टिका पर लिखा जाता था और एक समारोह में उन्हें छोटे मोटे इनाम दिए जाते थे। यही नहीं, ये मुकाबले काफी छोटे होते थे और उन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया था कि पूरे गिरोह को हर बार एक साथ हिस्सा लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जब भी पीकॉक वॉरियर्स का कोई सदस्य फ्री होता था तो वो उस समय चल रहे किसी भी मुकाबले में हिस्सा ले सकता था। बस 1 मिनट माँ, जिमी ने पलटकर जोर से कहा और साथ ही खरगोश के शरीर पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी। कुछ सेकंड तक पागलों की तरह उछल कूद करने के बाद एक अलार्म बजा जिसने मुकाबले के खत्म होने का ऐलान किया। इसके बाद जिमी आखिरकार अपनी पकड़ ढीली कर पाया। खरगोश और लड़का दोनों ही थककर जमीन पर गिर पड़े। लेकिन फर्क ये था कि जहां खरगोश अपने बालों के खराब होने का मातम मना रहा था, वहीं जिमी के चेहरे पर एक चौड़ी सी मुस्कान थी। वो अब तक एक भी मुकाबला नहीं हारा था। जिमी, चलो चलें, उसकी मां ने एक बार फिर कहा और लड़के को जमीन से उठा लिया। तुम्हें सोने से पहले अपना होमवर्क पूरा करना है। मिसेज ईविल टीचर आजकल तुम्हारे काम के बारे में शिकायतें कर रही हैं। नहीं माँ, नहीं नहीं नहीं, वह रोते हुए चिल्लाया। उसका सारा अच्छा मूड खराब हो गया था, लेकिन अफसोस इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि उसकी मां ने उसका हाथ पकड़ा और वे दोनों आंखों से ओझल हो गए। कुछ दूरी पर राफेल खड़ा था जो ये पूरा मुकाबला देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी भावनाएं उमड़ रही थीं। अपने पिछले जीवन में वह जिमी को एक शांत लेकिन मजबूत इरादों वाले इंसान के तौर पर जानता था। वह एक ऐसा योद्धा था जिसकी कोई मिसाल नहीं थी और भले ही वो शारीरिक रूप से बहुत ताकतवर न हो, लेकिन अपनी जबरदस्त हिम्मत और दृढ़ता के दम पर उसने खुद को बाकियों से अलग साबित किया था। अब उसे इस तरह देखकर, दोस्तों के साथ खेल कूद का मजा लेते हुए और एक आम बच्चे की तरह स्कूल जाते हुए, राफेल को यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह वही इंसान है। उसे नहीं पता था कि उसके जीवन में ऐसा क्या हुआ था जिसने उसे इस सामान्य और खुशमिजाज बच्चे से बदलकर एक इतना उदास और गंभीर इंसान बना दिया था। जो भी हुआ हो, राफेल ने कसम खाई कि वह ऐसा दोबारा कभी नहीं होने देगा। भविष्य में जिमी उसका सबसे करीबी दोस्त तो नहीं था और बड़े पैमाने पर देखा जाए तो उसकी उपलब्धियां भी कोई बहुत खास नहीं थीं। फिर भी उसके पास जो कुछ भी था वह बचाने लायक था। आखिर अगर वह भविष्य को बदल ही न पाए तो उसके अतीत में लौटने का या भविष्य के जो दृश्य उसे दिखाई देते थे उनका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। भले ही वह एक छोटा सा बदलाव ही क्यों न हो जिससे सिर्फ एक बच्चे पर असर पड़े या उसकी जान बच जाए, वो उसे जरूर करेगा। ये तो बस उसकी शुरुआत थी, भविष्य में वो सब कुछ बदल देगा। जोसेफ और बटरम को थोड़ी अजीब सी उलझन महसूस हो रही थी। लूक्रेस ने बेहद कीमती संसाधनों की मांग की थी, लेकिन बदले में उसने बहुत ही अस्पष्ट और गोलमोल चीजें देने का प्रस्ताव रखा था। ये कहना कि वह कीमती या दुर्लभ सामग्री या खजाने लाकर दे सकता है, ये किसी सौदे से ज्यादा किसी धोखे या फ्रॉड जैसा लग रहा था। इसके अलावा वह जो कुछ भी देता उसका मूल्य बराबर होना चाहिए था, और साथ ही वह ऐसी चीज होनी चाहिए थी जिसकी उन्हें सचमुच जरूरत हो। आखिर कोई बहुत कीमती चीज जमा कर लेने का भी क्या फायदा अगर वह उनके लिए पूरी तरह से बेकार और बेमतलब हो। खुशकिस्मती से लूक्रेस ने पहले डिलीवरी की मांग नहीं की, बल्कि इसके बजाय उसने उनसे उन चीजों की एक लिस्ट मांगी जिन्हें वह पहले खुद ढूंढना चाहता था। अगर वह जिद करता कि वे पहले क्रिस्टल दें तो उन्हें लगने लगता कि वो उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। खैर, चूंकि लूक्रेस ने उनसे चीजों की एक लिस्ट देने का अनुरोध किया था, इसलिए जोसेफ ने जल्दी से एक लिस्ट तैयार कर ली। नोएल परिवार की खासियत सार्वजनिक तौर पर उनके खजानों का निर्माण करना था। कुछ खास चीजों का उत्पादन कुछ दुर्लभ सामग्रियों की कमी के कारण रुक गया था या धीमा हो गया था। यह कोई ऐसी बात नहीं थी कि नोएल परिवार उन चीजों के लिए पैसे नहीं दे सकता था, बल्कि बात यह थी कि वे चीजें हर समय बाजार में उपलब्ध नहीं होती थीं। उसने लूक्रेस को जो लिस्ट दी थी उसमें सिर्फ ऐसी चीजें थीं जो या तो बाजार में अक्सर मिलती नहीं थीं या इतनी दुर्लभ थीं कि उन्हें मिलने में दशकों लग जाते। लूक्रेस ने लिस्ट पर सरसरी नजर डाली और उसे एक तरफ रख दिया। वो इन चीजों और उनके विवरण को गिल्ड रूम में लिख देगा। उम्मीद है उसे जल्द ही कोई जवाब मिल जाएगा। अपना शुरुआती काम खत्म करने के बाद नोएल परिवार नागरिकों को बचाने के काम की देखरेख करने और उसमें मदद करने के लिए चला गया। लूक्रेस टैवन में लगभग अकेला रह गया था। उसके साथ सिर्फ रिक, रोआन, सोता हुआ पार्टी और वे बच्चे थे जिन्हें सुला दिया गया था। बाकी सब अपने दोस्तों या रिश्तेदारों की तलाश में चले गए थे। उसे पक्का पता था कि उनमें से ज्यादातर लोगों को निराशा ही हाथ लगने वाली है। भले ही वे अंधेरे, कातिल और राक्षसों से बच गए हों, लेकिन जगह की लड़ाई से हुई तबाही इतनी भयानक थी कि कुछ भी नहीं बचा था। जब तक कोई जमीन के नीचे न छिपा हो, लूक्रेस को नहीं लगता था कि उनके बचने की कोई उम्मीद होगी। और तब भी ये सिर्फ एक उम्मीद थी, पक्का नहीं था, लेकिन उन सब में से उसे उम्मीद थी कि कम से कम तीनों जुड़वा बच्चे और डीनो का परिवार तो ठीक ठाक होंगे।
अब ये तो वक्त ही बताएगा। ये सब हो जाने के बाद लूक्रस ध्यान कक्ष में चला गया और सोचने विचारने में जुट गया। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ था उसे ठीक से समझने और उस पर सोचने का लूक्रस को बिल्कुल भी समय नहीं मिला था। स्वभाव से लूक्रस को एक योजना बनाकर उस पर चलना पसंद था और वह हर बात पर अच्छी तरह सोच विचार करना पसंद करता था। योजना का अक्षरशः पालन करना जरूरी नहीं था, लेकिन कम से कम योजना उसे एक सही दिशा तो देती ही थी। अगर वो हाल की घटनाओं की शुरुआत से देखे तो सबसे पहली बात यह थी कि उसे बिना किसी पूर्व चेतावनी के कातिल के डेथ बबल मौत के घेरे में खींच लिया गया था। ये पहली बार था जब उसकी सहज बुद्धि ने उसका पूरी तरह से साथ छोड़ दिया था। उसे हमेशा पता था कि उसकी सहज बुद्धि पूरी तरह से अचूक नहीं हो सकती, लेकिन उसने हमेशा यही सोचा था कि अगर कोई उसे हराएगा तो वह उससे कहीं ज्यादा ऊंचे कल्टीवेशन लेवल वाला व्यक्ति होगा। लेकिन इसके बजाय उसे हराने वाला कोई ऐसा व्यक्ति था जिसके पास सिस्टम था। इससे उसे यह बात समझ में आ गई कि बहुत हद तक सिस्टम से जुड़ी हर चीज में उसकी सहज बुद्धि शायद काम नहीं करेगी। इस सिद्धांत को और जांचने की जरूरत थी, लेकिन यह बात तर्कसंगत लगती थी। आखिर सिस्टम तो आम समझ से परे की चीजें थीं। अगली बात यह थी कि उसे बिना किसी सुरक्षा के पूरी तरह से टेलीपोर्ट करके बाहर भेज दिया गया था। हालांकि टैवन उतनी सुरक्षित और सिस्टम के साथ तालमेल में नहीं थी जितनी की सराय थी, फिर भी उसके पास सुरक्षा के उपाय मौजूद थे, लेकिन वह अभी भी सिस्टम की दया पर ही निर्भर था। मैरी के अनुसार केवल एक सिस्टम ही दूसरे सिस्टम की कमजोरी हो सकता है। इसलिए अगर वह हर समय सुरक्षित रहना चाहता था तो उसे कभी भी सराय से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। हालांकि उसे इस बात का भी पक्का यकीन नहीं था कि वह ऐसा करना भी चाहता है या नहीं। चिंता का अगला विषय यह था कि अरेस का इस्तेमाल करके लड़ने की उसकी नई शैली कमोबेश सफल रही थी। अब उसे बस अपनी तकनीक को लागू करने की गति और सोचने की गति को बढ़ाने की जरूरत थी। तकनीक को लागू करने की गति तो अभ्यास से बढ़ाई जा सकती थी, लेकिन सोचने की गति बढ़ाने के लिए शायद उसे किसी तरह की मानसिक तकनीक में प्रशिक्षण लेने की जरूरत पड़ती। इससे उसकी अगली समस्या सामने आई। उसे कल्टीवेशन की तकनीकों के लिए एक भरोसेमंद स्रोत की जरूरत थी। सैद्धांतिक रूप से वह हम राष्ट्र लौटकर वहां की अकादमी में जाकर तकनीकों की खोज कर सकता था, लेकिन वह ऐसा करके कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता था। उसे नहीं पता था कि किस खतरे की वजह से उसे वहां से भागना पड़ा था, और न ही वो अब उस खतरे के बारे में पता लगाने के मूड में था। उसके पास जॉन था जो नई तकनीकें तैयार कर सकता था, लेकिन ये समाधान आखिर कब तक कारगर साबित होता? उसे तकनीकों के लिए किसी नए ठिकाने की जरूरत थी। अगली समस्या ये थी कि उसे एविस्ट्रेशन तकनीक का अभ्यास और तेज करने की जरूरत थी। अगर उसने इस तकनीक पर पूरी तरह से महारत हासिल कर ली होती तो लूक्रस भी ये देखने के लिए उत्सुक था कि आखिर ऐसा कौन सा सहयोग था जिसने उस हत्यारे को उसके हाथों से बचा लिया। इन कुछ अपेक्षाकृत सरल बिंदुओं पर विचार करने के बाद अब उसे सिस्टम और सिस्टम उपयोगकर्ताओं के बारे में सोचना था। यह एक हकीकत थी कि अब से वह जिससे भी मिलता उसका मन हमेशा ये सोचता रहता कि कहीं वह दूसरा व्यक्ति कोई सिस्टम यूजर तो नहीं है। लेकिन हद से ज्यादा शक करना न सिर्फ उसके लिए बहुत बुरा था, बल्कि यह उसे असली सिस्टम यूजर्स को ढूंढने से भी भटका देता, क्योंकि उसका ध्यान बहुत ज्यादा बढ़ जाता। उसे बस इतना करना था कि सिस्टम्स के बारे में उसे जो कुछ भी पता था उसे ध्यान में रखते हुए वो सुरागों के लिए हमेशा चौकस रहे। अगर कोई व्यक्ति अजीब हरकत करता या कुछ ऐसा करता जो आम बात न हो, तभी वो इस बात पर गौर करता कि कहीं उसके पास कोई सिस्टम तो नहीं है। हो सकता है कि इस तरह वो कुछ असली सिस्टम यूजर्स को पहचानने से चूक जाए, लेकिन असल बात यह थी कि सिस्टम यूजर्स को ढूंढने के अलावा भी उसके कुछ और मकसद थे, और अगर वो अपनी मानसिक ऊर्जा को सोच समझकर इस्तेमाल नहीं करता तो वो अपने सभी कामों में नाकाम हो जाता। इसके अलावा अगर उसे किसी ऐसे व्यक्ति पर शक होता कि उसके पास कोई सिस्टम है तो उसकी जासूसी जितनी हो सके उतनी चुपके से होनी चाहिए थी। असल में सबसे अच्छा तो यही होता कि वह इन में ही उन पर नजर रखता। उसे बेवजह के जोखिम उठाना बिल्कुल पसंद नहीं था। जहां तक इस बात का सवाल था कि अगर उसे पक्का यकीन हो जाता कि किसी के पास कोई सिस्टम है तो वह क्या करता, तो ये फैसला तभी लिया जा सकता था जब वैसी कोई असल स्थिति सामने आती। एक और काम जो उसे करना था वह ये था कि वह उन लोगों की लिस्ट को देखे जिन्हें वह असल में जानता था, यानी इन में आने वाले मेहमानों की लिस्ट, और यह अंदाजा लगाए कि उनमें से किसके पास सिस्टम होने की कितनी संभावना है। अपनी निजी जिंदगी के लोगों की बात करें तो उसने अपने सभी जान पहचान वालों को इस लिस्ट से सीधे सीधे बाहर कर दिया। इस बारे में सोचने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि इन में आने से पहले उसकी जिंदगी इतनी आम थी कि किसी भी तरह की अलौकिक घटना का शक होना भी मुश्किल था। सिस्टम होने की बात तो दूर की बात थी। इसके बाद बारी आई उसके अलग अलग मेहमानों की। उनकी साधना का स्तर इतना जबरदस्त था कि लूक्रस को बास्टेट और फलक पर शक हुआ, लेकिन फिर उसने इस विचार को भी छोड़ दिया। हालांकि वे बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी अजीब नहीं किया था जिससे उन पर शक करने की कोई गुंजाइश बनती। इसके बाद उसने मार्लो के बारे में सोचा। सच कहूं तो सिर्फ उसकी जिंदगी में हुई अजीबोगरीब घटनाओं को देखते हुए लूक्रस को लगता था कि उसके पास जरूर कोई सिस्टम होगा। लेकिन अगर उसके पास सच में कोई सिस्टम होता तो वह इतने लंबे समय तक अपनी चोट के साथ गुजारा न करता और न ही अपने बेटे की तकलीफों को नजरअंदाज करता।
इसके बाद बारी आई अलेक्जेंडर मॉरिसन की, लेकिन वह तो बस एक अमीर और रसूखदार इंसान था, कोई सिस्टम यूजर नहीं जिसकी जिंदगी अलौकिक घटनाओं से भरी हो। फिर उसने रैग्नार के बारे में सोचा, जो तुम साम्राज्य के जनरल की कहानी वाकई जबरदस्त थी, भले ही लूक्रस को उसके बारे में ज्यादा कुछ पता ना हो। लेकिन फिर वही बात, वो मजबूत और कामयाब तो था, पर उसमें अलौकिक शक्तियां बिल्कुल भी नहीं थीं। एक एक करके लूक्रस ने अपने मेहमानों की लिस्ट देखी। उसने उस बॉडीगार्ड के बारे में सोचा जो मिडनाइट गेम्स के दौरान उसके साथ था। उसने लोरेटा के पिता के बारे में सोचा, उसने उन अलग अलग जानवरों के बारे में सोचा जिनसे वह मिला था, और भी बहुत कुछ। उनमें से किसी ने भी ऐसा कुछ अजीब नहीं किया था जिससे लूक्रस को शक हो कि उनके पास कोई सिस्टम है। हालांकि कुछ बातें ऐसी थीं जिन्होंने लूक्रस का ध्यान खींचा। शायद अगर लूक्रस मेडिटेशन रूम में न बैठा होता जहां उसका ध्यान और एकाग्रता बढ़ जाती है, और शायद अगर वह अपनी सोचने वाली टोपी न पहने होता, तो शायद लूक्रस को ये बातें याद ही न आती, या वह इन कुछ संदिग्ध बातों पर गौर ही न करता। पहली बात यह थी कि सॉवरेन गैलेक्टिक टर्टल उसके सिस्टम पर असर डाल सकता था। सिर्फ यही नहीं, सिस्टम ने उस टर्टल को खुद ही काम पर रख लिया था। ये बात बहुत ही ज्यादा संदिग्ध थी। लूक्रस इसे समझा नहीं पा रहा था, और उसकी अथॉरिटी अभी इतनी ज्यादा नहीं थी कि मैरी उसे यह बात समझा पाती। बात यहां तक पहुंच गई कि लूक्रस सोचने लगा कि कहीं उस टर्टल के पास कोई ऐसा इंटरफेरेंस सिस्टम तो नहीं है जो सिर्फ दूसरे सिस्टम पर ही काम करता हो और जिसकी मदद से वो कुछ अथॉरिटी शेयर कर पाता हो। फिर भी लूक्रस ने अपने मन में इस बात के लिए थोड़ी गुंजाइश रखी कि सिस्टम के बारे में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो वह नहीं समझता, और इसके कुछ और जवाब भी हो सकते हैं। हो सकता है कि उस टर्टल की प्रजाति ही कुछ खास हो और सिस्टम उसे उसी तरह से ट्रीट कर रहा हो। अगली बात जो लूक्रस ने नोटिस की, या यूं कहें कि उसे याद आई, वह ये थी कि उसे कुछ ऐसे लोग मिले जिन्हें उसका सिस्टम स्कैन नहीं कर पाया। और साफ साफ कहें तो सिस्टम ने उन्हें स्कैन तो किया, लेकिन लूक्रस को सिर्फ एक एरर मैसेज मिला। उनमें से एक वो बॉडीगार्ड था जो मिडनाइट गेम्स के दौरान उसके साथ था। यही एकमात्र वजह थी कि लूक्रस को अब तक उसका असली नाम नहीं पता था, और उसे बाद में पता चला कि वह सेलेस्टियल्स नाम की किसी प्रजाति से ताल्लुक रखता है। दूसरा व्यक्ति उसका टेम्पररी वर्कर जॉन था। सिर्फ एरर मैसेज मिलना ही किसी बात को साबित करने के लिए काफी नहीं था, लेकिन इस एरर को इस बात से समझाया जा सकता था कि एक सिस्टम की कमजोरी सिर्फ दूसरा सिस्टम ही हो सकता है। फिर भी पक्का यकीन करने के लिए ये काफी नहीं था। हाँ, लेकिन उन पर थोड़ा बहुत शक करने के लिए ये जरूर काफी था। उसका बॉडीगार्ड बहुत ताकतवर था, और तो और उसकी पहुंच से बाहर भी था, लेकिन जॉन ठीक उसके सराय में ही मौजूद था। उसने मैरी से पूछा कि क्या जॉन ने कुछ भी संदिग्ध किया है, लेकिन उस आदमी ने काम के अलावा कभी कुछ नहीं किया था और अक्सर मिस्ट्री ट्रायल पर जाता रहता था। हमले के दौरान जब सराय को नुकसान पहुंचा तो उसने थोड़ी बहुत मदद की थी, लेकिन उसका कोई भी काम बहुत ज्यादा असाधारण नहीं था। लूक्रस ने उससे कहा कि वो उस पर नजर रखे और अगर कुछ भी अजीब दिखे तो उसे बताए। लेकिन उन दो लोगों के अलावा उसे जरा भी शक नहीं हो रहा था कि किसी और के पास भी कोई सिस्टम हो सकता है। सच कहूं तो ये बात समझ में भी आती थी, क्योंकि अगर सिस्टम आम होते तो वे इतने बड़े राज न होते। लूक्रस ने बाकी का दिन अपने भविष्य के कामों की योजना बनाने में बिताया, और यह सोचने में कि वह अपने इनको कैसे बढ़ाएगा और साथ ही खुद को और मजबूत कैसे बनाएगा। अगले दिन लूक्रस को कुछ अच्छी और कुछ बुरी खबरें मिली। बुरी खबर, जैसा कि अंदाजा था, ये थी कि बहुत सारे लोग मारे गए थे। डिनो और उसकी पत्नी का पूरा परिवार खत्म हो गया था, साथ ही उनके सारे दोस्त और उनके मोहल्ले के सभी जान पहचान वाले लोग भी। अच्छी खबर ये थी कि चूंकि उन 3 जुड़वा बच्चों के घर के पास कई हत्याएं हुई थीं, इसलिए उनका पूरा परिवार डर के मारे वहां से चला गया था। वे कुछ समय के लिए शहर के एक शेल्टर में रह रहे थे। जब अंधेरा हुआ तो शहर के गार्ड्स ने उनकी रक्षा की और उन्हें जमीन के नीचे बने बंकरों में पहुंचा दिया, जिन्हें मोमबत्तियों और लालटेनों की मदद से अच्छी तरह रोशन रखा गया था। जब जगर ने हमला किया तो बंकर का दरवाजा टूट गया था, लेकिन खुशकिस्मती से अंदर फंसे लोगों की ऑक्सीजन खत्म होने से पहले ही उन्हें बचा लिया गया। लूक्रस को यह भी पता चला कि नोएल परिवार बाबुल को फिर से बसाने और वहां की आबादी बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में लोगों को वहां भेजेगा, क्योंकि उनका कहना था कि यह एक ऐसा रणनीतिक ठिकाना है जिसे छोड़ना बहुत बड़ी भूल होगी। लूक्रस ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। इसके बजाय उसने अपना ध्यान एगिस की ओर मोड़ा। फेनेरा ने पूरी रात शिकार किया था और इसका उस पर बहुत गहरा असर पड़ा था। हालांकि वो पिल्ला पूरी तरह से जख्मों से भरा हुआ था, फिर भी उसने हार नहीं मानी। असल में उसके अंदर खून की ऐसी प्यास जाग उठी थी जिसे लूक्रस भी महसूस कर सकता था। यहां तक कि उसकी आंखों का अंदाज भी और ज्यादा खूंखार हो गया था। ये बदलाव इतना जबरदस्त था कि लूक्रस ने कुछ समय के लिए शिकार रोक दिया ताकि वह शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से ठीक हो सके। एगिस बड़े सब्र से लूक्रस के अगले आदेश का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे बहुत जोर की प्यास लगी थी, और यह प्यास सिर्फ पानी से बुझने वाली नहीं थी। बैठो, लूक्रस ने कहा, और उस आदमी को एक निजी कमरे में ले गया। इससे पहले कि हम आगे की पेमेंट के बारे में बात करें, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? एगिस ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई और फिर बिना किसी शर्म के अपने पिता के साथ गद्दारी कर दी।
मेरे बूढ़े पिता चाहते थे कि मैं जाकर तुम्हारी कल्टीवेशन टेक्निक हासिल कर लूं। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम जो भी कीमत मांगो मैं उसे मान लूं, बस शर्त यह है कि तुम मुझे अपनी ट्रू पाथ कल्टीवेशन टेक्निक सौंप दो। लूक्रस ने हैरानी और उत्सुकता से अपनी एक भौं ऊपर उठाई। उस एक सीधी सादी बात में बहुत कुछ छिपा था, लेकिन वह अभी अपनी खोज से अपना ध्यान नहीं हटाना चाहता था। उसके पास सिर्फ 2 दिन बचे थे और उसे उनका समझदारी से इस्तेमाल करना था। पेमेंट के अगले हिस्से के लिए मुझे अपने बारे में बताओ। अपने बारे में? एगिस ने हैरानी से दोहराया। हाँ, मुझे अपने बारे में बताओ। कि तुमने सबसे पहले शराब पीना क्यों शुरू किया, मुझे विस्तार से बताओ, कुछ भी छोड़ना मत। इस बार एगिस को थोड़ी ज्यादा मुश्किल हुई। उसकी आंखों में ऐसा भाव था जैसे वह जिंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता, जैसे उसने बहुत ज्यादा तकलीफ और संघर्ष झेला हो। उसकी आंखें सिर्फ दर्द से भरा एक कुआं थीं, और अब किसी ने उससे कहा था कि वह उस दर्द को बाहर निकाले, एक एक बाल्टी करके। फिर भी ये संघर्ष ज्यादा देर तक नहीं चला। उसने हार मान ली और एक गहरी, उदास आह भरकर बात करना शुरू कर दिया। मैंने शराब पीना इसलिए शुरू किया क्योंकि जिंदगी बहुत ही ज्यादा बोरिंग थी। ये बस बहुत बहुत ज्यादा बोरिंग है। जब मैं कुछ साल का था, शायद 6 या 7 साल का, तो मैंने किसी को ये कहते सुना कि बूढ़े पापा बहुत ताकतवर हैं क्योंकि उन्होंने ट्रू पाथ पर साधना की है। मैंने साधना की उस तकनीक को देखा और कुछ दिनों बाद उसे पूरी तरह सीख लिया और यहाँ तक कि सोते हुए भी साधना करने लगा। फिर मैंने सुना कि क्रेवन बहुत ताकतवर होते हैं, तो मैं उन्हें मारने चला गया, लेकिन फिर मैंने इतने ज्यादा क्रेवन मार दिए कि बूढ़े पापा आए और मुझे रोक दिया। मैंने सुना था कि लड़कियां। रुको 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 रुको, लूक्रस ने कहा, अचानक से जमते हुए। तुम ये कह रहे हो कि राजा ने सच में तुम्हें बहुत ज्यादा क्रेवन मारने से रोका था? रुको, तुम कह रहे हो कि राजा ने तुम्हें क्रेवन को मारने से रोक दिया था? लूक्रस ने पूछा, ये समझते हुए कि आखिरकार वह इस दुनिया के असली रहस्यों तक पहुंच गया था। हाँ, एगिस ने जवाब दिया। वह जो बात बता रहा था उसकी गंभीरता से वह जरा भी परेशान नहीं था। उस समय मैं बहुत छोटा था, शायद 11 साल का, इसलिए बूढ़े पिता को अभी तक ठीक से पता भी नहीं था कि मैं कौन हूँ। लेकिन जब मैंने बहुत ज्यादा क्रेवन को मारना शुरू कर दिया तो उन्हें आकर मुझे रोकना पड़ा। उन्होंने कहा कि मैं अभी बहुत छोटा हूँ और वह मेरी काबिलियत को छिपाकर रखना चाहते थे। ये सुनकर लूक्रस थोड़ा शांत हुआ। अगर बात किसी बहुत होनहार बच्चे की रक्षा करने और उसे छिपाने की थी तो उसे क्रेवन को मारने से रोकना समझ में आता था। फिर भी ये बात उसे दोषी ठहराने के लिए काफी नहीं थी। मैंने जो कुछ भी किया वह सब बहुत आसान था। सीखना आसान था, लड़ना आसान था, अपनी शक्ति बढ़ाना बहुत आसान था, क्रेवन को मारना बहुत आसान था, गर्लफ्रेंड बनाना भी बहुत आसान था। जिंदगी बस बहुत बोरिंग थी। आखिर में मैंने हार मान ली। करने के लिए कुछ भी मजेदार नहीं था। मैंने तो क्रेवन के साथ युद्ध करने के बारे में भी सोचा था, लेकिन बूढ़े पिता ने मुझे फिर रोक दिया। इस मोड़ पर एगिस रुक गया। नशे में डूबा उसका चेहरा थोड़ा संजीदा हुआ और उसके हाव भाव गंभीर हो गए। जब मैंने बूढ़े पिता को अपनी इस उलझन के बारे में बताया तो उन्होंने मुझे एक नया हल सुझाया। वो चाहते थे कि मैं उन्हें हराऊं, और अगर मैं ऐसा कर पाता तो मैं राजा बन सकता था। उन्होंने कहा कि एक देश को चलाने की चुनौती बहुत बड़ी होती है, क्योंकि यह सिर्फ मेरी कोशिशों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि देश के सभी लोगों की कोशिशों पर निर्भर करती है। ये प्रस्ताव आखिरकार मुझे लुभा गया, तो हमने लड़ाई लड़ी। यह मुश्किल नहीं होनी चाहिए थी। मैं इससे पहले कभी कोई लड़ाई नहीं हारा था, और पिता और मैं दोनों एक ही स्तर पर थे। इस मोड़ पर एगिस कांप उठा। लेकिन अरे बाप रे, उस बूढ़े आदमी के एक ही थप्पड़ ने मेरी जान ही ले ली थी। मेरे शरीर की सारी हड्डियां टूट गईं और सच कहूं तो मेरी पसलियों के टुकड़े मेरे फेफड़ों में घुस गए थे। और तो और मेरी आत्मा पूरी तरह से बेसुध हो गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे मेरी रूह अपना आकार ही खो बैठी हो। लेकिन सब कुछ बुरा ही नहीं था। असल में मैं तो बहुत उत्साहित था। आखिरकार मुझे कुछ ऐसा मिल ही गया था जो आसान नहीं था। वो फिर रुका और आंसुओं से भरी लाल आंखों से लूक्रस की ओर देखा। क्या तुम सोच सकते हो, आखिरकार मेरी जिंदगी में पहली बार मुझे एक चुनौती मिली। मुझे कुछ ऐसा मिला जिसे मैं बस थोड़ी सी कोशिश से पूरा नहीं कर सकता था। मुझे काम करने के लिए एक लक्ष्य मिला। मैंने पागलों की तरह ट्रेनिंग की और अपनी सोच से भी कहीं ज्यादा बेहतर बना, फिर भी बस एक थप्पड़ ने मुझे बेकार कर दिया। लेकिन हिम्मत हारने के बजाय मैं और भी ज्यादा उत्साहित हो गया। मैंने सालों साल काम किया, ट्रेनिंग की और इतना आगे बढ़ा जितना कोई सोच भी नहीं सकता। मैंने क्रेवन और क्रिस्टल रेस दोनों से लड़ाई की जब तक कि मुझे कोई खतरा नजर नहीं आया। मैंने उन गुफाओं में पैदा हुए राक्षसों से लड़ाई की जो जमीन के इतने नीचे थी कि जब से दुनिया बनी है उन्होंने कभी रोशनी नहीं देखी थी। मेरी ताकत बढ़ी और मेरा दायरा भी बढ़ा, जब तक कि मैं अर्थ इमोर्टल दायरे के शिखर पर नहीं पहुंच गया, अपने पिता को भी पीछे छोड़ते हुए, जो अभी भी कहीं बीच में ही थे। ये सब होने के बाद जब आखिरकार हमारी फिर से लड़ाई हुई तो इस बार उन्हें मुझे थप्पड़ मारने की भी जरूरत नहीं पड़ी। एगिस हंसने लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें मुझे थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने बस एक सीटी बजाई जिसकी धुन से मेरी आत्मा टूट गई और मैं सालों तक कोमा में चला गया।
वो शराबी ऐसे हंसने लगा जैसे उसने अब तक का सबसे मजेदार मजाक सुना हो, फिर भी उसकी आंखों से आंसू बहना बंद नहीं हुए। क्या तुम उस एहसास की कल्पना कर सकते हो जब तुम्हें आखिरकार कुछ ऐसा मिले जिसका तुम इंतजार कर रहे हो, लेकिन वह कोई चुनौती न हो, बल्कि वो एक नामुमकिन चीज हो। काफी देर तक एगिस हंसता रहा, जबकि लूक्रस को उसके लिए थोड़ा बुरा लगा। उसने जो थोड़ा बहुत सुना था उसके आधार पर अगिस किसी ऐसे जीनियस जैसा लग रहा था जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था, जो हर चीज आसानी से सीख लेता था। लेकिन जब पहली बार उसे किसी चुनौती का सामना करना पड़ा, तो वह चुनौती नहीं बल्कि एक ऐसी नामुमकिन दीवार थी जिसे पार करना असंभव था। लेकिन खुशकिस्मती से, अगर इसी वजह से उसने शराब पीना शुरू किया था, तो लूक्रस के पास इसे सुझाने के कुछ आइडिया थे। लेकिन सबसे पहले, जब तुम एक अमर बन गए थे, तब भी राजा तुम्हें क्रेवन को मारने से क्यों रोकते रहे? उसने कहा कि किसी एक आदमी की ताकत के बजाय पूरी इंसानियत को मिलकर ताकतवर बनना होगा। उसने कहा कि भले ही मैं सारे क्रेवन को मार डालूं, उनकी जगह कोई और खतरा आ जाएगा। इसका असली हल तो यही था कि अगर पूरी इंसानियत मेरे जैसे जीनियस लोगों को ज्यादा से ज्यादा पैदा करना शुरू कर दे। लूक्रस ने माथे पर बल डाले। ये जानने के लिए जीनियस होने की जरूरत नहीं थी कि राजा तो बस क्रेवन को पूरी तरह खत्म होने से बचाने के लिए एक ऐसा बहाना बना रहा था जो सुनने में थोड़ा बहुत सही लग रहा था। यह उसकी उस सोच से बिल्कुल अलग था जो वह देश के आम लोगों के बीच फैलाता था। यह इतना बड़ा विरोधाभास था कि लूक्रस समझ ही नहीं पा रहा था कि इसके पीछे असली वजह क्या थी। क्या तुम्हें पता है कि कोई और नस्ल भी ऐसा ही करती है, यानी जो लोग सचमुच ताकतवर हैं उन्हें क्रेवन को खत्म करने से रोकती है? मुझे पक्का नहीं पता, मुझे तो बस इतना पता है कि अब क्रेवन लोग क्रिस्टल नस्ल पर हमला करने की कोशिश नहीं करते। पिछली बार जब उन्होंने ऐसा किया था, तो क्रिस्टल नस्ल ने इतनी जोरदार जवाबी कार्रवाई की थी कि उसका असर क्रेवन के बाकी सभी नस्लों के साथ चल रहे युद्ध पर भी पड़ा था। बदकिस्मती से, क्रिस्टल नस्ल को इस दुनिया के हालात में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि कोई भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सच तो यह है कि हालांकि मैंने कहा था कि क्रिस्टल जाति में कोई भी मुझसे लड़ नहीं सकता, लेकिन ये बात सिर्फ मेरी उम्र के आसपास के क्रिस्टल्स पर ही लागू होती थी। एक अमर जाति होने के नाते उनके यहाँ ऐसे बहुत से अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली साधक हैं जो बस यूं ही कहीं भी सो रहे होते हैं। बाकी लोगों की बात करें तो शायद औसतन इंसान उनके जितने शक्तिशाली नहीं होते, लेकिन इंसानों के अपने फायदे भी हैं। हम भी कोई कमजोर नहीं हैं। लूक्रस ने अपने होंठ सिकोड़े और गहरी सोच में डूब गया। क्रिस्टल जाति के उस बुजुर्ग ने उसे बताया था कि जिन्हें क्रेवन की सच्चाई जानने की जरूरत है वे उसे जानते हैं, और लूक्रस के लिए सच्चाई जानने का एकमात्र तरीका यह था कि वह इतना महत्वपूर्ण बन जाए कि वे खुद उसे यह बात बताएं। वो समझ सकता था कि एगिस उस सूची के बहुत करीब था, लेकिन पूरी तरह से उसका हिस्सा नहीं था। उसने अपने पिता का भरोसा नहीं जीता था, नहीं खुद को पूरी तरह से साबित किया था। और सच कहूं तो लूक्रस ये बात अच्छी तरह समझ सकता था कि ऐसा क्यों था। उसने अपने पिता के भरोसे को बेचने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई थी, या शायद शुरू से ही उसने इस जानकारी को कभी कोई रहस्य माना ही नहीं था। मामला चाहे जो भी हो, ये बात पूरी तरह से समझ में आती थी कि उसे इस दायरे में शामिल क्यों नहीं किया गया था। फिर भी लूक्रस इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं था। हो सकता है कि उसे क्रेवन के बारे में जानकारी न हो, लेकिन उसकी मौजूदा स्थिति के चलते उसे कई रहस्यों के बारे में पता चल सकता था। लूक्रस इस स्थिति का पूरा फायदा उठाने वाला था। तुम्हें नोएल परिवार के बारे में क्या पता है? लूक्रस ने बात का रुख बदलते हुए पूछा। जोसेफ नोएल एक आम साहसी व्यक्ति था, जिसे इत्तेफाक से कुछ बहुत बड़े रहस्यों के बारे में पता चल गया था। एगिस ने पहले की ही तरह बेफिक्री से जवाब दिया, लेकिन उसने बड़ी समझदारी से काम लिया। सब कुछ अपने लिए ही समेट कर रखने के बजाय उसने बूढ़े बाबा के साथ एक समझौता कर लिया और उनकी सुरक्षा हासिल कर ली। अपनी सुरक्षा के बदले में उसने बूढ़े बाबा को अमर श्रेणी के कई बेशकीमती खजाने भेंट किए। सच कहूं तो मुझे उन सभी खजानों के बारे में तो नहीं पता जो वह उन्हें देता है, लेकिन कुछ के बारे में मुझे जरूर पता है। असल में मुझे पूरा यकीन है कि इस शहर के ठीक नीचे ट्रेलोप जाति का एक प्राचीन कब्रिस्तान मौजूद है जो अमर श्रेणी के फलों से भरा हुआ है। मुझे अच्छी तरह याद है कि अमर बनने से ठीक पहले बूढ़े बाबा ने मुझे उन्हीं फलों में से एक फल खाने को दिया था। उस फल ने मेरी आध्यात्मिक ब्रेक थ्रू में मेरी बहुत मदद की थी। जैसे ही लूक्रस के मन में कई आइडिया आए, उसकी आंखें चमक उठी। एक सीक्रेट गार्डन जो कीमती फलों से भरा हो। उसने सोचा कि क्या उसे वहां कुछ ऐसा मिल सकता है जो उसके काम आ सके। इसके अलावा चूंकि जोसेफ ने खुद को किंग्स का एक स्मार्ट और काबिल पार्टनर साबित किया था, इसलिए लूक्रस को लगा कि शायद उसे क्रेवन के रहस्यों के बारे में भी पता हो। लूक्रस ने कुछ और सवाल पूछे, और जब वह संतुष्ट हो गया तो उसने असल में एगिस की शराब की लत को ठीक करने की कोशिश शुरू कर दी। हालांकि वह आदमी 88 साल का था, फिर भी लूक्रस को लगा कि कई मायनों में वह अभी भी एक बच्चा ही है। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी, और उसकी सोच भी। मेरी बात ध्यान से सुनो, लूक्रस ने मेज पर आगे झुकते हुए और उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मैं तुम्हें वह राज बताने वाला हूं कि तुम अपने पिता को क्यों नहीं हरा सकते, इसलिए ध्यान से सुनना। लूक्रस के शब्दों का एगिस पर गहरा असर हुआ, और उसने तुरंत ध्यान देना शुरू कर दिया, हालांकि मन ही मन उसे अभी भी शक था।
उसने तो बस अपने पिता को ही सबसे ज्यादा ताकतवर मान लिया था। जिस तरह जोसेफ को कुछ राज पता चले थे, वैसे ही तुम्हारे पिता को भी पता चले थे, लूक्रस ने कहा, और यह बात उसने पूरी तरह से मनगढ़ंत कही थी। और अब तुम्हारी किस्मत खुल गई है, क्योंकि तुम्हें भी अपना सुनहरा मौका मिल गया है। तुम्हारा क्या मतलब है? एगिस ने उलझन में पड़ते हुए पूछा। तुम दोनों एक ही दायरे में हो, फिर भी तुम अपने पिता की आस्तीन को छू भी नहीं सकते। तुम्हें नहीं लगता कि यह कुछ अजीब है? लूक्रस की आंखों में एक चमक आ गई, जब उसे अपने मन में कई उपन्यासों की याद आई। अच्छी कहानियों की जड़ें सच्चाई में होती हैं, इसलिए उसने जो कुछ भी कहा वह सच्चाई से बहुत ज्यादा दूर नहीं हो सकता था। क्या ये सामान्य नहीं है? वो मेरे पिता हैं, हम राष्ट्र के संस्थापक। अगर वो सामान्य होते तो इतनी बड़ी उपलब्धियां कैसे हासिल कर पाते? ये बात अलग है, लूक्रस ने सिर हिलाते हुए कहा। मुझे यकीन है कि तुम्हें यह एहसास हो गया होगा कि हर कोई तुम्हारी तरह प्रतिभाशाली नहीं होता। हर कोई तुम्हारी तरह आसानी से साधना नहीं कर सकता, और न ही वे तुम्हारी गति से उपलब्धियां हासिल कर पाते हैं। बेशक, मैं ये समझता हूँ, एगिस ने जवाब दिया। अगर हर कोई मेरी तरह प्रतिभाशाली होता तो मेरे पिता को मुझे क्रेवन को मारने से रोकने की जरूरत नहीं पड़ती। हम जिस स्थिति में हैं, उसकी वजह यही है कि वे लोग मेरी तरह प्रतिभाशाली नहीं हैं। अच्छा, अब जब तुम्हें पता चल गया है कि हर कोई तुम्हारी तरह प्रतिभाशाली नहीं होता, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे पिता तुमसे ज्यादा शक्तिशाली सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि वो तुमसे ज्यादा प्रतिभाशाली हैं? इससे पहले कि एगिस जवाब दे पाता, लूक्रस ने अपनी बात जारी रखी। क्योंकि मैं तुम्हें पूरे यकीन के साथ बता सकता हूं कि ऐसा नहीं है। असल में, मैं तुम्हें पूरे यकीन के साथ बता सकता हूं कि प्रतिभा और शक्ति के बीच का रिश्ता उतना भी जरूरी नहीं है जितना तुम समझते हो। वरना तो इंसानी नस्ल का ही खात्मा हो जाता। आखिर ज्यादातर इंसान तो ट्रू पाथ पर साधना भी नहीं कर पाते। हर कोई एक ही रास्ते पर अटका रहता है, फिर भी यह बात उन्हें अमर लोक तक पहुंचने से नहीं रोक पाती। असल में लूक्रस को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि अमर लोक तक पहुंचने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है, लेकिन उसे ये पता था कि उसके प्रोफेसर के अनुसार सच्चे मार्ग पर साधना करने वाले लोग बहुत ही कम थे, शायद गिनती में 10 से भी कम। और हालांकि अमर साधक भी दुर्लभ होते थे, लेकिन वे उतने भी दुर्लभ नहीं थे। इसके अलावा तुम्हें शायद ये लगता होगा कि अगर वे अमर लोक तक पहुंच भी जाते हैं तो भी वे तुम्हारी या तुम्हारे पिता जितनी शक्तिशाली नहीं हो सकते। लेकिन मैं तुम्हें साफ साफ बता सकता हूं कि ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से इंसान हैं, जो तुम्हारी प्रतिभा का 10वां हिस्सा भी नहीं रखते, फिर भी वे तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। एगिस ने लूक्रस की तरफ शक की नजर से देखा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, लूक्रस ने अपनी बात जारी रखी। हो सकता है तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना मुश्किल लग रहा हो, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारा ज्ञान बहुत ही सीमित है। उदाहरण के लिए, लूक्रस ने सराय के सुरक्षा फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके एगिस के शरीर के ठीक चारों ओर एक कमरा बना दिया और उसे वहीं फंसा लिया जहां वह खड़ा था। जब उसने विरोध करने की कोशिश की तो उसकी आंखों में हैरानी भर गई, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सका, क्योंकि लूक्रस ने धीरे धीरे उसके शरीर को हवा में ऊपर उठाया, उसे घुमाया और फिर से नीचे बिठा दिया। ज्यादा घबराओ मत, मैं तुम्हें अभी आजाद करने वाला हूं, लूक्रस ने सुरक्षा घेरा हटाने और एगिस के चारों ओर बना कमरा गायब करने से कुछ ही सेकंड पहले कहा। आजाद होते ही एगिस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन वह यकीनन घबरा गया था। उसे इतना बेबस महसूस किए हुए बहुत समय हो गया था। ये सच है कि उसे जकड़ने वाली शक्ति का विरोध करने में उसने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी, लेकिन एक अमर प्राणी होने के नाते उसे फंसाना शुरू से ही इतना आसान नहीं था। तुम्हें ये सब दिखाने का मकसद तुम्हें डराना नहीं था, बल्कि तुम्हें यह एहसास दिलाना था कि इस ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सी चीजें मौजूद हैं जिनके बारे में तुम्हें कोई अंदाजा ही नहीं है। हो सकता है तुम्हारे पिता तुम्हारी तरह प्रतिभाशाली न हो, लेकिन वे तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। ऐसा क्यों है? इसका जवाब सीधा सा है, उनके पास ऐसे औजार या अवसर थे जिनकी मदद से वे अपनी ताकत को उस स्तर से भी कहीं आगे ले जा पाए जिसकी तुम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हो। ये कुछ ऐसा है जैसे तुम एक मक्खन काटने वाले चाकू से उनसे लड़ने की कोशिश कर रहे हो, जबकि उनके हाथ में एक पूरी तलवार है। तुम कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, एक मक्खन काटने वाला चाकू एक पूरी तलवार का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हारे पिता के मुकाबले तुम्हारे हाथ में तो मक्खन काटने वाला चाकू भी नहीं है। तुम्हारे हाथ में तो बस एक टूथपिक है और उनके हाथ में एक भाला। दोनों के बीच कोई तुलना ही नहीं है। एगिस को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी उसकी दिलचस्पी इसमें बनी हुई थी। वह हर बात को नकार देना चाहता था और बस यह मान लेना चाहता था कि उसके पिता किसी देवता के समान हैं, अजेय और अपराजेय। लेकिन उसके दिल के किसी कोने से एक छोटी सी मजबूत आवाज लगातार उसे हार न मानने के लिए उकसा रही थी। वो किसी भी उम्मीद को इतनी शिद्दत से थामे रखना चाहता था कि इसी वजह से वह पूरी तरह हार मानने से खुद को रोक पाया। तो तुम क्या कह रहे हो कि तुम मुझे बूढ़े बाप को हराने में मदद कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, लूक्रस ने साफ किया। मैंने तो बस इतना कहा कि तुम्हारे पिता को यकीनन कोई ऐसी किस्मत वाली चीज मिली होगी जिसने उन्हें आज की ताकत के इस मुकाम तक पहुंचाने में मदद की। जहां तक इस बात का सवाल है कि तुम उनकी ताकत के बराबर पहुंच पाओगे या उससे भी आगे निकल जाओगे, ये पूरी तरह तुम पर निर्भर करता है। मैं तुम्हें बस एक मौका दे सकता हूं,
तुम उस मौके का क्या करते हो ये तुम्हारी मर्जी है। एगिस ने अपने नीचे वाले होंठ को दांतों तले दबाया और जमीन की तरफ देखने लगा। उसके दिमाग में एक साथ लाखों विचार दौड़ रहे थे। इस मोड़ पर आकर वह लूक्रस से उसकी साधना विधि हासिल करने के अपने असली मकसद को पूरी तरह भूल चुका था। सच कहूं तो उसे अब उस चीज की जरा भी परवाह नहीं थी, और न ही युवराज का खिताब उसे अब लुभाता था। उसे चुनौती देने वाली किसी मुश्किल चीज की तलाश करने की चाहत को तो वह बहुत पहले ही पीछे छोड़ चुका था। अब वह बस इतना चाहता था कि अपने पिता को हराने की जो जिद उसके दिल में घर कर गई थी, वह उससे बाहर निकल सके, और फिर शायद जिंदगी में जीने के लिए कोई नया मकसद ढूंढ सके। क्रिस्टल लोक में अरबों खरबों इंसान रहते थे, उसे यकीन नहीं होता था कि वह उनमें से किसी के साथ भी अपना कोई जुड़ाव महसूस नहीं कर सकता। ठीक है, मैं इसे ले लूंगा, तुम जो कुछ भी देना चाहते हो मैं उसे ले लूंगा, उसने कहा। उसकी आवाज में बेबसी और समर्पण का मिला जुला भाव था। इतना आसान नहीं है, लूक्रस ने कहा और अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक मौका है, लेकिन मैंने कभी यह नहीं कहा कि मैं तुम्हें यह मुफ्त में दूंगा। तुम्हें क्या चाहिए? एगिस ने पूछा। उसका दिल दर्द से भरा हुआ था। सिर्फ इसलिए कि वह बेबस था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह बेवकूफ था। वह जानता था कि लोग उसकी और उसकी हालत का फायदा उठाना चाह सकते हैं। उसके मन का एक हिस्सा तो ये भी मान चुका था कि जब उसने कीमत की बात सुनी तो लूक्रस उसे ठगने वाला है। फिर भी उसने वो सवाल पूछा। वह इतना ही बेबस था। चाहिए? कुछ नहीं, लेकिन जो मौका मेरे पास है वह मैं किसी को भी इतनी आसानी से नहीं दे सकता। उस इंसान को इसके लायक होना चाहिए। इसलिए अब इससे पहले कि मैं तुम्हें यह मौका दूं या इसके बारे में तुम्हें कुछ बताऊं भी, तुम्हें एक चुनाव करना होगा। धीरे से लूक्रस ने अपना हाथ ऊपर उठाया और वह छोटी सी जेड की बोतल दिखाई जिससे उसने पहले अपना पे लिया था। फिर उसने उस बोतल को एगिस के सामने मेज पर रख दिया। तुम्हें चुनना होगा। तुम अपने सामने रखा हुआ ये पे चुन सकते हो और इसके नशे में डूब सकते हो, या फिर तुम एक कसम खा सकते हो, एक ऐसी कसम जो सबसे ज्यादा ताकतवर और अर्थपूर्ण हो कि जब तक तुम अपने पिता को हरा नहीं देते तब तक तुम किसी भी नशे वाली चीज को हाथ भी नहीं लगाओगे। लूक्रस एक पल के लिए रुका ताकि एगिस उसकी बातों को अच्छी तरह समझ ले। फिर उसने कहा, अब चुनो। एगिस को एक पल के लिए थोड़ी राहत महसूस हुई, क्योंकि अब उसे पक्का यकीन हो गया था कि लूक्रस उसे ठगने की कोशिश नहीं कर रहा है। आखिरकार ये बात समझ में आती थी कि लूक्रस जिस मौके को इतना कीमती मानता था उसे वो सिर्फ सबसे ज्यादा लायक इंसान को ही देना चाहेगा। लेकिन उस राहत के बाद उसके मन में एक जबरदस्त कश्मकश शुरू हो गई। उसे उस पे की बहुत ज्यादा तलब हो रही थी। वह एहसास, वह अनुभूति और उससे मिलने वाला सुख, सब कुछ बहुत ही जबरदस्त था। लेकिन उसके दिल की एक छोटी सी आवाज उसे ऐसा करने से रोक रही थी। आखिरकार जब उसे फिर से उम्मीद की किरण दिखाई दी तो वह हार नहीं मान सकती थी। शुरू में वह आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे वह उस पर पूरी तरह हावी हो गई, यहाँ तक कि एगिस को वह बोतल दिखना ही बंद हो गई और उसे सिर्फ अपने पिता की हारी हुई सूरत ही दिखाई देने लगी। अचानक वह खड़ा हो गया। जिस सीट पर वह बैठा था उसे पीछे धकेलते हुए और एक गंभीर आवाज में कहा, मैं अपनी अमरता के सिद्धांतों की कसम खाता हूं कि मैं, एगिस कॉर्नेलियस, तब तक कोई और ड्रिंक नहीं लूंगा जब तक मैं अपने पिता को हरा नहीं देता। जैसे ही उसकी आवाज की गूंज धीमी हुई, एगिस का ऑरा फूट पड़ा और ऐसा लगा जैसे उसके पूरे अस्तित्व में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया हो। अगर लूक्रस ने एगिस को एक छोटे से कमरे में बंद न किया होता तो उसकी अचानक बढ़ी हुई शक्ति का ऑरा बेबीलोन के सभी बचे हुए निवासियों को कुचल देता और टैवन की इमारत को भी तबाह कर देता। उसकी नशे में डूबी आंखें साफ होती दिखीं, जिनमें अब एक नया जोश और एकाग्रता भर गई थी, और उसकी ढीली ढाली मुद्रा सीधी होकर एक सैनिक जैसी हो गई। लेकिन लूक्रस को इनमें से किसी बात की परवाह नहीं थी। इसके बजाय उसका ध्यान अपने सिस्टम नोटिफिकेशन पर था। इनाम, मिडनाइट सिग्नेचर ब्रू कॉफी, 1 मिनट का बटर नाइफ टोकन। लूक्रस हैरान था क्योंकि इस क्वेस्ट का इनाम पहले ही सिर्फ सिग्नेचर कॉफी ब्रू घोषित किया गया था। तो फिर यह नया टोकन कहां से आ गया? और ज्यादा जानकारी के लिए उसने इसका विवरण पढ़ा। 1 मिनट का बटर नाइफ टोकन। ये बटर नाइफ सभी हथियारों का भगवान है। इसके सामने एक मामूली भाला तो बस पुडिंग जैसा है। इस टोकन का इस्तेमाल करके तुम 1 मिनट के लिए बटर नाइफ को उसके अंतिम और सबसे शक्तिशाली रूप में बदल सकते हो। टिप्पणी, जिस टोस्ट पर अच्छी तरह से मक्खन लगा हो उसके सामने तो भगवान भी घुटने टेक देते हैं। लूक्रस को 1 मिनट बटर नाइफ टोकन के बारे में लिखी टिप्पणियां पढ़ते हुए अपनी हंसी रोकनी पड़ी। ऐसा लग रहा था कि सिस्टम को बटर नाइफ के प्रति उसकी उपेक्षा से ठेस पहुंची थी। सच कहूं तो उसकी यह टिप्पणी कुछ हद तक इस बात से प्रेरित थी कि हाल ही में चाकू ने उसकी कितनी कम मदद की थी। शुरुआत में तो इसने उसकी मदद की थी, लेकिन बटर नाइफ से फ्रूट नाइफ में अपग्रेड होने के बाद भी ये केवल गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स को ही संभाल पा रहा था। बेशक यह अभी भी लूक्रस के पावर लेवल से ऊपर था, लेकिन अब सराय में उसके पास कई शक्तिशाली कार्यकर्ता थे जिनके सामने एक मामूली गोल्डन कोर कल्टीवेटर कुछ भी नहीं था। लेकिन ऐसा लगता है कि उसने बटर नाइफ को हल्के में लिया था क्योंकि इसका अपग्रेड बहुत शक्तिशाली लग रहा था। इसके विवरण में यह नहीं बताया गया था कि चाकू किस पावर लेवल पर प्रभावी होगा, लेकिन टिप्पणियों से यह विशेष रूप से शक्तिशाली लग रहा था।
लूक्रस जानता था कि सिस्टम को उससे मजाक करना या उसका उपहास करना पसंद था, लेकिन इन मामलों में वह बेहद गंभीर था। टिप्पणियों में तथाकथित देवताओं का जिक्र होते ही लूक्रस को लगा कि यह बेहद शक्तिशाली है। खैर, उसे उम्मीद थी कि उसका अनुमान गलत नहीं था, इसलिए उसने इसे आपात स्थिति में बैकअप के तौर पर रख लिया। आखिरकार बटर नाइफ की तरह, जिसका इस्तेमाल सिर्फ मिडनाइट इन में ही किया जा सकता था, इस टोकन का इस्तेमाल वो कहीं भी कर सकता था। यह एक अच्छा इनाम था, और मूल इनाम की तो बात ही क्या। मिडनाइट सिग्नेचर ब्रू कॉफी, एक स्फूर्तिदायक पेय जो 1 घंटे के लिए थके हुए दिमाग को पूरी तरह से तरोताजा कर सकता है। मेजबान के अधिकार के आधार पर इसे विभिन्न साधना स्तरों के अनुसार शक्तिशाली बनाया जा सकता है। थोड़े समय में बार बार इस्तेमाल करने से इसका असर कम हो जाता है। यह एक बढ़िया चीज थी और अपेक्षाकृत सस्ती भी थी, लेकिन चूंकि कॉफी की शक्ति साधना स्तर के अनुसार बदली जा सकती थी, इसलिए उसने अलग अलग स्तरों के लिए अलग अलग कीमतें तय करने का फैसला किया। जबकि सबसे बुनियादी संस्करण, जो चीफ प्रशिक्षण साधकों को पुनर्जीवित करता था, का लाभ केवल 1 MP था, वहीं सर्वोच्च अधिकारी, जिसकी सेवा लूक्रस को करनी थी, यानी नवजात स्तर, का लाभ मार्जिन 150 MP था। लेकिन लूक्रस ने अपने ध्यान को सूचना से हटाकर एगिस पर वापस केंद्रित किया। अब जब उसने अपना मिशन पूरा कर लिया था, तो उसे सौंपने का समय आ गया था। इसके लिए भी लूक्रस के पूंजीवादी दिमाग ने, नहीं, उसकी सूझबूझ ने, उसे एक ऐसी योजना बनाने में मदद की जिससे उन दोनों को फायदा होता। लूक्रस ने कुछ और मिनट इंतजार किया ताकि एगिस की वह जाहिर तौर पर मिली सफलता पूरी हो जाए और वह शांत हो जाए। उसके बाद उसने पूछा, मुझे बताओ एगिस, तुम इस ब्रह्मांड के बारे में क्या जानते हो? ब्रह्मांड? एगिस ने हैरान होकर दोहराया। लूक्रस उनकी स्थानीय भाषा में बात कर रहा था, इसलिए उसने ब्रह्मांड के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया था वह सही था। लेकिन असली दिक्कत यही थी, जब भी कोई अपनी दुनिया या उस क्षेत्र का जिक्र करता था जिसमें वे रहते थे, तो वे लोक शब्द का इस्तेमाल करते थे। यहाँ तक कि ब्रह्मांड शब्द भी एक ऐसा राज था जो सिर्फ कुछ ही लोगों को पता था, इतना कि एगिस के लिए ये शब्द पूरी तरह से अनजान था। सीधे शब्दों में कहूं तो, जिस दुनिया को तुम जानते हो, वह लोग, वहां के लोग, सब कुछ एक बहुत बड़ी चीज का बस एक छोटा सा हिस्सा है, और वह बड़ी चीज है ब्रह्मांड। पूरे क्रिस्टल लोक की तुलना में यह विशाल ब्रह्मांड रेत के एक कण जैसा है। और इस ब्रह्मांड में क्रिस्टल लोक जैसे अनगिनत दूसरे लोग भी मौजूद हैं। वहां तुम न सिर्फ ऐसे लोगों से मिल सकते हो जो तुमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं, बल्कि तुम ऐसी चीजें सीख और अनुभव कर सकते हो जो तुम्हारी कल्पना से भी कहीं परे हैं। आरोहण लोक, एगिस ने अचानक चौंकते हुए कहा, जैसे उसे अचानक कुछ याद आ गया हो। ऐसी अफवाहें हैं कि जब कोई पृथ्वी अमर लोक के स्तर को पार कर लेता है, तो क्रिस्टल लोक उसे और ज्यादा समय तक अपने पास नहीं रख पाता और उसे आरोहण लोक में भेज देता है। सच कहूं तो वहां भेज दिए जाने के डर से ही मेरे पिता ने अभी तक वह स्तर पार नहीं किया है। मुझे तो बस यही एक वजह समझ आती है। तो इसका मतलब ये बात सच है? लूक्रस रुक गया, क्योंकि उसने अभी अभी कुछ नया सुना था। अब तक किसी ने भी उससे इस तथाकथित आरोहण लोक के बारे में कोई जिक्र नहीं किया था। लेकिन ये बात समझ में आती थी, क्योंकि वह अभी अमर लोक में प्रवेश करने से बहुत दूर था। लेकिन जो भी हो, उसे इस बात की खुशी थी कि एगिस को इसके बारे में पता था, क्योंकि इससे उसका काम और भी आसान हो गया था। हाँ, बिल्कुल आरोहण लोक की तरह, लेकिन वह लोक भी इस विशाल और कभी न खत्म होने वाले ब्रह्मांड में मौजूद अनगिनत लोकों में से बस एक है। फिर भी इस विशालता के बावजूद एक ऐसी जगह मौजूद है जो ब्रह्मांड के दूर दराज के कोनों तक भी पहुंच सकती है और इन सभी अलग अलग लोगों को आपस में जोड़ सकती है। उस जगह का नाम मिडनाइट इन है। लूक्रस ने यह नाम बड़ी मुश्किल से फुसफुसाकर कहा, फिर भी एगिस के कानों में यह नाम बिजली की कड़क की तरह गूंजा। अपनी जबरदस्त ताकत के बावजूद वह ऐसी किसी जगह की कल्पना भी नहीं कर सकता था जो इस तथाकथित ब्रह्मांड के सभी लोगों को आपस में जोड़ सके। असल में उसे ये समझना भी मुश्किल हो रहा था कि असेंशन लोक से भी परे और भी कई लोग मौजूद हैं। अचानक उसके मन में एक विचार आया और उसकी आंखें सिकुड़कर सुई की नोक जितनी छोटी हो गईं। मिडनाइट टैवन, उसने कहा, मानो सिर्फ इस नाम में ही कोई गहरा जुड़ाव छिपा हो। मिडनाइट इन एक ऐसी जगह है जहां हर किसी का मेहमान के तौर पर स्वागत होता है, बशर्ते वे यहाँ के नियमों का पालन करें। लेकिन अगर कोई इस इन में सिर्फ एक मेहमान से कुछ ज्यादा बनना चाहता है, यानी यहाँ काम करना चाहता है, तो उसे बहुत ज्यादा किस्मत वाला होना पड़ेगा। मैं तुम्हें जो मौका दे सकता हूँ, वो इस इन का कर्मचारी बनने की कोशिश करने का एक ही मौका है। बेशक ये पूरी तरह तुम पर निर्भर करता है कि तुम ये करना चाहते हो या नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारे लायक नहीं है, तो तुम आखिरी पल तक भी पीछे हट सकते हो। लेकिन कम से कम तुम वहां जाकर खुद देख तो सकते हो। एगिस ने ये सारी जानकारी अपने मन में बिठा ली। हालांकि उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया, लेकिन जिस जगह के बारे में उसे कुछ पता ही नहीं था, वहां का कर्मचारी बनने को लेकर उसके मन में कुछ शंकाएं जरूर थीं। किस्मत से लूक्रस को कोई जल्दी नहीं थी। इसकी मुख्य वजह यह थी कि जब तक वो आधिकारिक तौर पर इनमें वापस आकर क्रिस्टल दायरे को इनसे जोड़ नहीं लेता, तब तक यहाँ गोल्डन और प्लेटिनम चाबियों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था।
तुम्हें इतनी जल्दी फैसला करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें इनमें प्रवेश करने का मौका देने में मुझे अभी थोड़ा समय लगेगा। बस इतना जान लो कि मैं तुम्हें इनमें मुफ्त में प्रवेश करने का एक मौका दे सकता हूँ, सिर्फ एक बार। लेकिन अगर तुम सच में इस मौके का फायदा उठाकर कर्मचारी बनना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले एक और काम करना होगा। वह क्या? कुछ खास नहीं, तुम्हें बस जगन तक एक प्लेटिनम चाबी पहुंचानी है और उसे उस चाबी का इस्तेमाल करने के लिए राजी करना है। एगिस के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। जाहिर है इतनी बड़ी चीज इतनी आसानी से तो मिल नहीं सकती थी। अब सवाल यह था कि वह समुद्र के राजा का पता कैसे लगाएगा। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि भविष्य में वह क्या करेगा, लेकिन उस राक्षस को ढूंढने की योजना उसने अभी से बनानी शुरू कर दी थी। कॉर्नेलियस के सामने उसकी पत्नी नोरा हॉगर और उसकी बेटी क्वेनहिल्ड हॉगर कॉर्नेलियस खड़ी थीं। एक अजीब बात यह थी कि उसकी बेटी की सारी साधना शक्ति खत्म हो चुकी थी और अब वह किसी आम इंसान जैसी ही लग रही थी। फिर भी इस बात से वह जरा भी निराश नहीं थी। इसके विपरीत उसकी आंखों में गर्व की एक झलक छिपी हुई थी। तो क्या तुम कामयाब हो गई? कॉर्नेलियस ने पूछा। हाँ, और मैं यहाँ अपनी डील पूरी करने आया हूँ, नोरा ने कहा और कॉर्नेलियस को एक क्रिस्टल थमा दिया जिसके अंदर क्वेनहिल्ड की खेती का सबसे नया तरीका मौजूद था। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान क्वेनहिल्ड कुछ नहीं बोली। इसकी वजह यह थी कि उसकी मां ने उसका मुंह और शरीर सील कर दिया था, क्योंकि वह छोटी बच्ची यकीनन कॉर्नेलियस से झगड़ा कर बैठती। वो अपनी बेटी को अपनी योजनाएं खराब नहीं करने दे सकती थी, खासकर तब जब वे पल देने ही वाली थीं। बहुत बढ़िया छोटी क्वेन, उसने कहा और यह जाहिर नहीं होने दिया कि वह एक बार फिर उसके बारे में तब तक भूल गया था जब तक वे यहाँ आ नहीं गए। तुम मेरी दूसरी संतान होगी जो ट्रू पाथ पर चलेगी। हालांकि मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा प्रदर्शन छोटी एगिस से बेहतर होगा। अगर तुम सच्चे मार्ग पर चलने के बाद उस लूक्रस बच्चे की आधी भी अच्छी साबित हुई तो मैं तुम्हें फिर से इनाम देने के बारे में सोचूंगा। क्वेनहिल्ड, क्योंकि वह पूरी तरह से जम गई थी, इसलिए जब उसने सुना कि लूक्रस सच्चे मार्ग पर चलने वाला है तो वह अपना आश्चर्य जाहिर नहीं कर पाए। लेकिन अचानक सब कुछ समझ में आने लगा। अब कोई हैरानी नहीं थी कि वह इतना ताकतवर क्यों था, लेकिन हैरानी के बाद उसके दिल में उदासी भर गई। नोरा ने उसे जो कुछ भी बताया था उसके बावजूद वह लूक्रस को अपना सौतेला भाई ही मानती थी और उसने पहले ही तय कर लिया था कि उसका अतीत जरूर बहुत दुखद रहा होगा। उम्मीद है उसका भविष्य बेहतर होगा। तो अब हम चलते हैं, नोरा ने कहा और उस धातु के कार्ड को बुलाया जो कॉर्नेलियस ने उसे उस तकनीक के बदले में दिया था। उसने अपनी बेटी के कंधे को पकड़ा और उस कार्ड को मसल दिया और वे जहां खड़े थे वहां से पलक झपकते ही गायब हो गए। एक सेकंड बाद वे पूरी तरह से एक अलग दुनिया के एक हॉल में प्रकट हुए, जहां एक बूढ़ा आदमी जिसकी लंबी और सफेद दाढ़ी थी उनका इंतजार कर रहा था। वेंचुरा में तुम्हारा स्वागत है, जो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा स्कूल है, उस आदमी ने विनम्रता से कहा। अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो शायद तुम्हें हमारी नीतियों के बारे में पहले से ही पता होगा। फिर भी मैं तुम्हारे लिए उन्हें दोहरा देता हूं। यहाँ वेंचुरा में हम सिर्फ सबसे बेहतरीन लोगों को ही स्वीकार करते हैं। चाहे तुम्हारी प्रतिभा हो, तुम्हारी इच्छा शक्ति हो, तुम्हारा चरित्र हो, तुम्हारा दृढ़ संकल्प हो, तुम्हारी खेती हो या कुछ और, प्रवेश पाने के लिए तुम्हारा कम से कम कोई एक पहलू तो पर्याप्त स्तर का होना ही चाहिए। लेकिन चिंता न करें, अगर आप हमारे एडमिशन टेस्ट में फेल भी हो जाते हैं तो भी आपके लिए हमारे किसी सहायक स्कूल में उम्मीद बाकी है, जैसे कि वेंचुरा प्लेटिनम, एमेथिस्ट, गोल्ड वगैरह। तो अब आप दोनों में से यह टेस्ट कौन देगा, या फिर आप दोनों ही यह टेस्ट देंगे? ये हमारी डील का हिस्सा नहीं है, जोसेफ ने सावधानी से कहा और हम के क्राउन प्रिंस की तरफ देखा। उन्हें आखिरी बार मिले हुए कुछ दिन ही हुए थे और जोसेफ चीजों को संभालने में व्यस्त था। वो अब भी यह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो फॉर्मेशन कैसे या क्यों बेकाबू हो गया था। हालांकि समय बहुत कम बीता था, लेकिन उसके हाव भाव में जबरदस्त बदलाव आ गया था। अब वो किसी बीमार बच्चे जैसा नहीं दिखता था जो कोई उबाऊ काम करने के लिए आलस से भरा हुआ आगे बढ़ता हो। अब वो एक ऐसा आदमी था जिसकी पीठ सीधी थी और आंखों में एक आग थी। उसके दिखने के तरीके से लेकर उसके हाव भाव, उसकी आवाज और यहाँ तक कि उसके कामों तक सब कुछ बदला हुआ लग रहा था। जहाँ पहले वो दुनिया से बेपरवाह रहता था, वहीं अब उसका हर काम किसी मकसद से भरा होता था। साफ साफ कहूं तो ये हम के साथ तुम्हारी डील का हिस्सा नहीं है। यह एक ऐसी डील है जो तुम मेरे साथ कर रहे हो, एक इसके साथ। अपनी कीमत बताओ, तुम देखोगे कि मेरी पहुंच तुम्हारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा है। लेकिन साथ ही यह मत सोचना कि तुम इस चीज से बच सकते हो। कभी कभी अपने सामने आए मौके का फायदा उठा लेना ही सबसे अच्छा होता है। जब एगिस ने ये बातें कहीं तो जोसेफ को सचमुच उससे बहुत बड़ा खतरा महसूस हुआ। एगिस उसे ब्लैकमेल करके अपने राज बेचने पर मजबूर कर रहा था, और अगर वह अपनी कोई कीमत बताता तो उसे बुरे नतीजों की धमकी दी जा रही थी। असल में एगिस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कीमत कितनी ज्यादा है या कितनी कम, बस कोई न कोई कीमत तय होनी चाहिए थी। हालांकि उसे इस तरह से धमकाया जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उसे ये कड़वी सच्चाई माननी ही पड़ी कि हैसियत और ताकत, दोनों ही मामलों में वह एगिस से काफी नीचे था। इसलिए अब उसके पास मोल भाव करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसे हार माननी ही पड़ी।
अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। दरअसल एक ऐसी चीज है जिसमें तुम मेरी मदद कर सकते हो। मेरे एक बेटे ने अपनी मंगेतर से सगाई तोड़ दी है। वो लड़की एक ऐसे परिवार से आती है जो बहुत ही रसूखदार और अमीर है। अगर तुम उस परिवार की तरफ से पड़ रहे दबाव को खत्म कर सको और यह पक्का कर सको कि भविष्य में वे हम पर हमला नहीं करेंगे, तो यह इनाम तुम्हारा होगा। काफी आसान है, एगिस ने बेपरवाही से कहा। मुझे उस परिवार का नाम और पता बताओ। मैं इस मामले को खुद ही संभाल लूंगा। बहुत बढ़िया। लूक्रेस को एगिस से बात किए हुए 10 दिन से भी ज्यादा हो चुके थे और तब से वो आदमी पूरी तरह से गायब हो गया था। इससे लूक्रेस को कोई चिंता नहीं हुई, क्योंकि उस आदमी ने कसम खाई थी और वह निश्चित रूप से इस बात में दिलचस्पी रखता था कि लूक्रेस उसे क्या दे सकता है। खैर, अगर वह ऐसा नहीं करता तो लूक्रेस जगह को काम पर रखने का कोई और तरीका ढूंढ लेता। हालांकि अभी यह उसकी चिंता का विषय नहीं था। इस समय वह लेडी कॉस्मोस शो का फिनाले देख रहा था। बहुत सारे ड्रामे के बाद विजेता निबिरू की एक लोमड़ी बनी जिसका नाम जिल था। उसे न केवल आधिकारिक तौर पर पहली इंटरगैलेक्टिक लेडी कॉस्मोस का ताज पहनाया गया, बल्कि उसे 30 मिलियन एमपी के बराबर नकद इनाम भी दिया गया, जो शो से हुए मुनाफे में से निकाला गया था। बेशक यह मुनाफे का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। जिल, जो अब एक बेहद अमीर औरत बन चुकी थी, ने निबिरू वापस न लौटने का फैसला किया। उसने अभी तक लूक्रेस का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था कि वह सराय में एक कर्मचारी के तौर पर काम करे। लेकिन 30 मिलियन एमपी और एक सामान्य कमरे का किराया 50 मेगापिक्सल्स प्रति रात होने के हिसाब से उसके पास कोई दूसरा हल सोचने के लिए 600,000 दिन थे। जैसे ही शो खत्म हुआ, इन में मेहमानों की संख्या तेजी से गिरने लगी, इतनी तेजी से कि काफी समय बाद पहली बार लूक्रेस के पास 10 लाख से भी कम मेहमान थे। हालांकि उसे इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ अपने मुनाफे से ही लूक्रेस ने पिछले कुछ दिनों में जबरदस्त 22 बिलियन एमपी और कमाए थे, और 770 मिलियन एमपी उसे लेडी कॉस्मोस शो से मुनाफे के उसके हिस्से के तौर पर मिले थे। इससे उसकी कुल एमपी बढ़कर 31.9 बिलियन एमपी हो गई। संक्षेप में कहें तो लूक्रेस को इस समय अपनी आर्थिक स्थिति की कोई चिंता नहीं थी। दरअसल बात यहां तक पहुंच गई थी कि वह एनर्जी जमा करने के लिए बेतहाशा एमपी खर्च कर रहा था। इस समय उसने अपनी प्रोग्रेस बार को 91% तक भर लिया था। अगर उसके पास अभी भी अपनी बढ़ी हुई सत्ता होती तो शायद वह थोड़ी देर और रुककर इस जमा की हुई एनर्जी का इस्तेमाल इन को और बेहतर बनाने में करता। अब वो बस घर वापस जाना चाहता था, अपने मिडनाइट इन में। खास तौर पर इसलिए क्योंकि 10 दिन बाद हैरी स्टाइल्स आधिकारिक तौर पर लेडी कॉस्मोस शो की एक प्रतियोगी हेली से शादी करने वाला था। वो इस शादी को छोड़ना नहीं चाहता था। आखिरकार ये पहली बार था जब उसका कोई कर्मचारी शादी करने जा रहा था। इस दौरान बेबीलोन शहर के पुनर्निर्माण का काम पहले ही शुरू हो चुका था और मजदूरों की भारी जरूरत के कारण हर किसी को काम पर लगा दिया गया था। ऐसे में लूक्रेस के यहाँ आजकल लगभग कोई मेहमान नहीं आता था, और जो कोई आता भी था वो आमतौर पर सिर्फ खाना खाकर चला जाता था। ये लगभग इसलिए था क्योंकि उसके यहाँ एक मेहमान रुका हुआ था, रोलैंड। ये युवा उद्यमी अपने कई दूसरे दोस्तों की तरह अनाथ हो गया था। जब उसे ये खबर मिली तो उसने दूसरे बच्चों की तरह जोर शोर से कोई हंगामा नहीं किया, लेकिन तब से उसने शायद ही कुछ बोला था। जहां दूसरे बच्चों को शहर की देखरेख में ले लिया गया था, वहीं रोलैंड ने किसी तरह मेयर को मना लिया कि उसे अपनी मर्जी से रहने दिया जाए। तब से वो सराय में ही रह रहा था। लूक्रेस ने कुछ बार उससे बातचीत शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन वह लड़का अभी बात करने के लिए तैयार नहीं था। जब लूक्रेस अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था, तभी रिक ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी और उसे बताया कि एगिस उससे मिलने आया है। मैंने सुना कि तुम मुझे ढूंढ रहे थे, लूक्रेस ने प्यार से पूछा। उसे इस बात में ज्यादा दिलचस्पी थी कि वह बच्चे से किस बारे में बात कर रहा था। हाँ, मुझे पता है कि तुमने इसके लिए नहीं कहा, लेकिन मैं दूसरों से मदद हल्के में नहीं ले सकता। हालांकि यह तुम्हारी पेशकश के मुकाबले बहुत कम है, लेकिन मुझे अपनी तारीफ के तौर पर कुछ मिला है। लूक्रेस हैरान रह गया, क्योंकि सच कहूं तो उसे इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। इसकी मुख्य वजह यह थी कि वह एगिस को जो मौका दे रहा था, असल में वह खुद ही एगिस का इस्तेमाल करके अपना काम निकलवा रहा था। फिर भी वह इस इशारे को समझ सकता था। आखिर एक युवराज होने के नाते उसे शिष्टाचार जरूर सिखाया गया होगा, और उसने बदले में कुछ देने पर भी जरूर बहुत जोर दिया होगा। आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी, लूक्रेस ने कहा, लेकिन जब आपने पहले ही कुछ ले लिया है तो मैं आपकी इस नेकी को ठुकराऊंगा नहीं। बहुत बढ़िया, एगिस ने अपनी आवाज में थोड़ी सी उत्साह के साथ कहा। हमें वहां पहुंचने के लिए कहीं और जाना होगा, इसलिए जब भी आप तैयार हों हम निकल सकते हैं। अगर यह पहले की बात होती तो लूक्रेस टैवन छोड़ने में हिचकिचाता। उसने पहले ही खुद को सबके सामने जाहिर कर दिया था, और अगर वह टैवन की सीमा से बाहर निकलता तो वह पूरी तरह से असुरक्षित हो जाता। लेकिन क्योंकि उसके पास बटर नाइफ टोकन था, इसलिए लूक्रेस खुद को बाहर निकलने के लिए मुश्किल से ही मना पाया। आखिर ऐसे मामलों में उसे अभी भी सिस्टम की ईमानदारी पर भरोसा था। हम अब निकल सकते हैं, लूक्रेस ने बेपरवाही से कहा, जैसे टैवन की इमारत छोड़ने से उसे कुछ भी खोना ना हो।
उसने रोन को कुछ हिदायतें दी, इस बात के लिए कि अगर उनके जाने के दौरान कोई मेहमान आ जाए, और फिर एगिस के साथ टैवन से बाहर निकल गया। क्या आपको कोई दिक्कत है अगर मैं हम दोनों को तेजी से वहां पहुंचा दूं? एगिस ने बाहर कदम रखते ही पूछा। चूंकि टैवन में सराय जैसी सुरक्षा नहीं थी, इसलिए लूक्रस की फाउंडेशन दायरे की साधना सभी को साफ दिखाई दे रही थी। कुछ लोगों को पक्का यकीन था कि वो असल में बस अपनी साधना का स्तर छिपा रहा है और गुपचुप तरीके से कोई बहुत बड़ा माहिर है। एगिस ने उसे परखने की कोशिश नहीं की और सीधे सीधे उन दोनों को खुद ही वहां ले जाने का प्रस्ताव रख दिया। जैसे ही लूक्रस राजी हुआ, उसने लूक्रस के कंधे पर हाथ रखा और उन दोनों को तेजी से बेबीलोन के दूसरी तरफ पहुंचा दिया। इसमें मुश्किल से 1 सेकंड लगा, फिर भी सराय की इमारत से वे तेजी से उन नई इमारतों में से एक पर पहुंच गए, जिन्हें पुनर्निर्माण के दौरान कुछ समय के लिए खड़ा किया गया था। वो लूक्रस को अंदर ले गया, जहां जोसेफ और बर्टम उनका इंतजार कर रहे थे। फॉर्मेशन तैयार है, मैं आपको जब चाहे अंदर ले जा सकता हूं, जोसेफ ने कहा और अपने बेटे को पहरा देने के लिए पीछे छोड़ दिया। एगिस के सिर हिलाते ही उन्होंने फॉर्मेशन तैयार किया और उस पर कदम रख दिया। एक लिफ्ट की तरह वह बनावट नीचे की ओर उतरने लगी, बस फर्क ये था कि ऐसा लग रहा था जैसे वह उन्हें सीधे जमीन के अंदर से नीचे ले जा रही हो। लूक्रस ने अपनी हैरानी जाहिर नहीं होने दी और बस शांति से देखता रहा जब वे लगभग 2 मिनट तक नीचे उतरते रहे और फिर एक तरह की जमीन के नीचे बनी गुफा में पहुंचे। गुफा एक तेज नीली रोशनी से भरी हुई थी जो हर कोने कोने को रोशन कर रही थी, यहां तक कि लूक्रस को भी अपनी आंखें सिकोड़नी पड़ी। फिर भी वह नीली रोशनी सिर्फ सजावट के लिए नहीं थी, बल्कि एक ही छोटे से क्रिस्टल से निकल रही थी। लूक्रस को यह जानने के लिए किसी परिचय की जरूरत नहीं थी कि वह किसी बहुत बड़े खजाने के सामने आ गया है, क्योंकि गुफा आध्यात्मिक ऊर्जा से इतनी भरी हुई थी कि वह लूक्रस की त्वचा पर ही जमने लगी थी। अगर उसकी नसें धातु से बनी हुई न होती तो वहां सिर्फ खड़े रहने से ही उसे आध्यात्मिक ऊर्जा के जहर का शिकार होना पड़ जाता। लूक्रस के साथ आए 2 अमर लोगों ने उसे आध्यात्मिक ऊर्जा से अप्रभावित देखकर हल्का सा सिर हिलाया और चुपचाप इस बात की पुष्टि की कि वह अपने जाहिरी साधना स्तर से कहीं ज्यादा ऊंचे स्तर पर था। आमतौर पर लूक्रस उनकी इस हरकत को पकड़ लेता, लेकिन इस समय उसका ध्यान पूरी तरह से एक ऐसी आवाज पर था जो सीधे उसके दिमाग में बोल रही थी। मिस्टर सराय मालिक साहब, मुझे आपके सामने कुछ बहुत ही अद्भुत चीज महसूस हो रही है, उसके दिमाग में कमल की एक बचकानी आवाज ने कहा। क्या मैं इसे ले सकता हूँ प्लीज मिस्टर सराय मालिक साहब? मैं आपको इसका बदला चुका दूंगा, मेरा वादा है। यह कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, एगिस ने कहा, लेकिन प्लीज मेरी तरफ से आभार के इस प्रतीक को स्वीकार करें। जोसेफ ये सुनकर चौंक गया और अचानक सोचने लगा कि उन दोनों के बीच क्या हुआ होगा, लेकिन वह इतना समझदार था कि उसने इस बारे में कुछ पूछा नहीं। मैंने क्रिस्टल का एक छोटा सा टुकड़ा अपने पास भी रख लिया है, ताकि जब जरूरत पड़े तो मैं जगन को बाहर निकाल सकूं। लेकिन बाकी सारा क्रिस्टल यहीं पर है। चमकदार क्रिस्टल का आकार एक वयस्क इंसान के नाखून जितना ही बड़ा था, लेकिन उसके छोटे आकार ने लूक्रस को बिल्कुल भी धोखा नहीं दिया। यह जरूर ही किसी बहुत बड़ी शक्ति या ऊर्जा से भरा हुआ होगा। मैं इसे तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? लूक्रस ने कमल से पूछा। बस इसे खा लो और मैं इसे तुम्हारे शरीर के अंदर से ही सोख लूंगा, कमल ने बेहद उत्साह से चीखते हुए कहा। अपनी छोटी सी जिंदगी में यह पहली बार था जब उसने किसी चीज की चाहत की थी, और पहली बार ही उसे वो चीज मिल भी रही थी। यह अनुभव बहुत ही जबरदस्त था, खासकर इसलिए क्योंकि उस नेक सराय वाले को सिर्फ इसलिए नुकसान उठाना पड़ा था ताकि उसे वो क्रिस्टल मिल सके। लोट्स को ये कैसे पता चलता कि लूक्रस के लिए लोट्स पहले से ही किसी भी क्रिस्टल से कहीं ज्यादा कीमती था? खैर, अगर मैं इसे खुद ही ले लूं तो कोई बुरा तो नहीं मानेगा, लूक्रस ने जोर से कहा और क्रिस्टल की तरफ बढ़ गया। जोसेफ अभी लूक्रस को उस बेहद रेडियो एक्टिव क्रिस्टल को संभालने के लिए जरूरी सुरक्षा सावधानियों के बारे में बताने ही वाला था कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया जब उसने देखा कि लूक्रस ने गुफा की दीवार से क्रिस्टल उठाया और उसे एक टिक टैक की तरह अपने मुंह में डाल लिया। उसे निगलने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जिस पल क्रिस्टल ने उसकी जीभ को छुआ वह उसके शरीर में समा गया और उसे एक जबरदस्त गर्मी से भर दिया। लेकिन जितनी तेजी से वह गर्मी आई थी, उतनी ही तेजी से वह गायब भी हो गई। उसके पीछे सिर्फ एक हल्की सी गर्माहट का एहसास रह गया, ठीक उसकी पीठ पर जहां उसका कमल का टैटू बना हुआ था। जोसेफ और एगिस दोनों ही उस खौफ से अभी उबर भी नहीं पाए थे जो उन्होंने अभी अभी देखा था, कि तभी लूक्रस के मुंह से एक सुकून भरी आह निकली। उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का एक प्रवाह बहने लगा था, जिसने तेजी से उसके कल्टीवेशन के स्तर को ऊपर उठा दिया। पलक झपकते ही इसने उसके कल्टीवेशन के स्तर को फाउंडेशन दायरे के शिखर तक पहुंचा दिया। जब उसका शरीर और ज्यादा ऊर्जा सोख नहीं पाया तो वह ऊर्जा उसके बजाय सिस्टम में समाने लगी। प्रोग्रेस बार तुरंत 100% के पार चला गया और असल में तो वह 379% तक पहुंच भी चुका था, लेकिन उसके शरीर में ऊर्जा का उफान जारी रहा और जल्द ही उसके शरीर से एक नीली रोशनी निकलने लगी।